हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी पाठशाला में। तो बेटा आज है रिपब्लिक डे, तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 1950 में आज रिपब्लिक डे मतलब संविधान हमारे देश को मिला था, है ना। तो सभी लोग जान रहे बेटा, तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। और चलिए आते हैं, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई ये बताइए पहले। सही चल रहा है। पूरा वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे, पुराना वाला जल्दी बताइए। नहीं देख रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट में सभी लोग। पिटाई पर जाना है फिर, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो इसका फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो रहने ही देते हैं क्या। अगर नहीं तो फिर हमको ये वाले में हमको सेशन में सुधार चाहिए, समझ में आ रहा है ना। सभी से हमको सुधार चाहिए, जो भी चीज़ पूछेंगे हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर है। अब स्टार्ट करें बेटा। तो पहला वीडियो हमारा कौन सा था बेटा, 1 से लेकर के 3 मार्क्स के लिए था। ये वाला वीडियो था, ये वाला जो वीडियो अभी आने वाला है आपके सामने वो है 5 मार्क्स के लिए। और 110% श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। कह रहे हैं ना हम, तो कह दिए। क्लियर है। आप जाओगे घर पे पढ़ो, इसको आराम से प्रैक्टिस करो। अगर बाहर आया तो फिर हम है ना, हमें बोलेंगे। क्लियर बेटा। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके हम लोग आपके लिए लाए हैं। तो प्लीज़ जाकर के पूरा वीडियोस को देखेंगे, ये आपके बेनिफिट के लिए है। 110% श्योर है कि यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतना पढ़ो, खत्म, कहानी खत्म है यहीं पे एकदम। 70 में से जितना हम लोग टारगेट किए हैं ना, कितना टारगेट किए हैं जल्दी बताएंगे। 65+ आना है, मतलब आना है, आएगा। क्लियर है ना। स्टार्ट करिए अभी हमारा सेशन बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, ये नहीं देखोगे तो पछताओगे, सच में पछताओगे, जैसे पिछले वाले भी जो नहीं देखे हो पछताओगे। क्लियर है ना। यहाँ पे भी पछताओगे। 100% एग्जाम में आना है, मतलब आना है, कोई नहीं रोकेगा इसको आने से। क्लियर है। चैप्टर वाइज बेटा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो स्क्रीन पे पेश किया जाए पहला क्वेश्चन। ये टंडन आ गया। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम विद डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इच पार्ट। सामान्य आवृत्त बीजी लघु बीजाणुधानी की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा उसके प्रत्येक भाग का कार्य समझाएं। बेटा ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले होते हैं। क्लियर है। तो पेशेंस रखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन कवर होगा, समझ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन के साथ हमारा ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 करोड़ का नहीं है, कोई नहीं देगा, हमसे उम्मीद मत कीजिएगा। चलिए आइए, आप अगर हमको दे देंगे ना 7 करोड़, तो हमको लेने में देखिए कोई तकलीफ नहीं है। मेरा दिल ना बहुत बड़ा है, तो हम ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं, स्कैनर वगैरह चाहिए होगा तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, ठीक ना। तो आप लोग भेज दीजिएगा हमको। चलिए आते हैं टॉपिक पे, आइए। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को बेटा देखिए, ये रहा हमारा सॉरी क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले तो ये स्ट्रक्चर कहाँ का है, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, पागल क्वेश्चन, मुझे मरवाओगे नहीं ना, यहीं पे है, यहीं पे आ जाएगा। चलिए देखिए, ये बेटा ये स्ट्रक्चर याद है, ये वाला जो हम लोग पढ़े थे, ये वाला याद है, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, तेरा याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल वहीं पे। क्या था इसका नाम, जल्दी बोलिए। फिलामेंट। क्या नाम था, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, पूतंतु कहते थे बेटा। ये क्या था हमारा, पराग पराग कोश, है ना। क्या था, पराग कोश। दोनों ही मिलकर के क्या बना रहा था, जल्दी बताएंगे, पुंकेसर बना रहा था, एंथर का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक बात है, एंथर का फॉर्मेशन कर रहा था कि स्टामिन का फॉर्मेशन कर रहा था। हाँ देखिए, हम ये चीज चेक करेंगे जरूर। ठीक बात है। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा था बेटा, स्टामिन का, यानी कि फिलामेंट प्लस पराग कोश, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं, दोनों मिल करके एंथर कहते हैं, दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन कर रहा था बेटा, जल्दी बताएंगे। हाँ सही बात है, किसका फॉर्मेशन कर रहा था, स्टामिन का फॉर्मेशन कर रहा था। क्लियर है। स्टामिन का यानी कि पुंकेसर का फॉर्मेशन कर रहा था, निर्माण कर रहा था, पुंकेसर का फॉर्मेशन कर रहा था बेटा। चलिए
उनके सर का निर्माण कर रहा था। क्लियर है। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो संरचना यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा, दो पालियां हैं यहाँ पे, यानी कि दो लोब है। ये रहा एक लोब, दिख रहा है सभी को, बताएंगे दिख रहा है, ये रहा बेटा एक लोब, और वो जो रेड वाला है वो क्या हो गया आपका दूसरा लोब। तो कितना लोब हो गया, दो लोब हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये बाई लोब्ड हो गया। कैसा हो गया, ये पहला तो हमको मिल गया बाई लोब्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो पालियां बोलेंगे बेटा, द्विपालियां कहते हैं। क्लियर बात है। अब क्या करते हैं ना, इसको बेटा 20 से ऐसे 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 करके कट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे करके है, इसको हम ऐसे करके लंबवत ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके कट किए। क्लियर है, ट्रांसवर्स कट किया, और ऊपर से देखेंगे, समझ रहे हो, ऊपर से जब देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ देखिए बना हुआ है ना, कुछ इस तरीके का बेटा स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। चलिए इसे हटा दे रहे हैं। और इसके अंदर में जो जो परतें हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो लगभग कितना परत है यहाँ पे, 4 परत, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। 4 परत था ना बेटा, चारों का हम लोग को फंक्शन यहाँ पे पढ़ना है और क्या काम करता है ये वो पढ़ना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आंसर के ऊपर जाते हैं। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या बेटा, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलिन सैक। क्या नाम है इसका, पॉलिन सैक नाम है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर। अभी यहाँ पे होता है बेटा, पॉलिन सैक के अंदर ही बनता है पॉलिन ग्रेन्स, है ना। एंड पॉलिन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे नर युग्मोद्भिद कहते हैं, जो कि नर युग्मक को अपने अंदर रखता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला जो लेयर है बेटा वो कौन सा हो गया, एपिडर्मिस। दूसरा जो लेयर हो गया वो क्या हो गया, एंडोथीशियम। तीसरा जो लेयर हो गया वो कौन हो गया, मिडिल लेयर। और चौथा जो लेयर हो जाता है वो क्या हो जाता है, टैपिटम। यहाँ से अच्छा यहाँ पे देखेंगे, ये वाला डायग्राम पे देखेंगे। देखिए एपिडर्मिस है ना, एंडोथीशियम अंतरस्तर भी कहते हैं इसे, मिडिल लेयर हो गया, है ना, और लास्ट आपका क्या है बेटा, यहाँ पे देखेंगे टैपिटम करके लिखा हुआ है। टैपिटम याद है ना, टैप 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 टैप। किसको टैप टैप करते हैं, मम्मी को। कब, जब आपको भूख लगता है तब। वैसे ही इसको भी कौन करेगा टैप टैप, जल्दी बताएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कब, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पॉलिन ग्रेन को भूख लगेगा तो उसको टपटपाएगा, खाना दे दो, भूख लगा है। समझ रहे हो, बस यही चीज है। चलिए बेटा आगे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिन सैक। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है बेटा आपका, पॉलिन सैक नाम है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इट इज प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ द फ्लावर एंड प्रोड्यूसेस द पॉलिन ग्रेन। क्या कहाँ पे मौजूद होता है, एंथर में मौजूद होता है। ठीक बात है, एंथर में मौजूद होता है। और किस चीज का फॉर्मेशन करता है बेटा, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज बाइलोब्ड। अभी जस्ट बताए ना, दिस इज वन लोब्ड, है ना, दिस इज वन लोब्ड एंड दिस इज दूसरा लोब, है ना। तो क्या हो गया, ये बाइलोब्ड हो गया। क्लियर है, क्या हो गया बेटा, बाइलोब्ड हो गया। उसके बाद टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट देखिए कितना, 1 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 है। तो इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, टेट्रा स्पोरेंजिएट। 4 पॉलिन सैक पर एंथर। हर एंथर में, एक एंथर में टोटल कितना होगा बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। याद रखना है आपको। क्लियर है, आगे बढ़े क्या। चलिए, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द 4 लेयर ऑफ द वॉल्स। अभी जस्ट हम लोग बात किए, जो कि एक टिश्यू को कंटेन किए रहता है, जिसका नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू इनसाइड इट बेटा। क्लियर है, ये डायग्राम आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, बनाना है एग्जामिनेशन में। या तो एग्जामिनेशन में ये ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये पूरा तो छाप ही देना है, या नहीं तो डायग्राम दे देगा, ABCD करके दे देगा, बोलेगा कि नाम करो और फंक्शन दो इसका, तो ये भी आपको करना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारा क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट पेज में है जो है हमारा वो क्या है, चलिए कहाँ गया, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। एपिडर्मिस जो है बेटा, देखिए एपिडर्मिस क्या है आपका, ये आउटर फंक्शन, आउटर लेयर हो गया। ये क्या है आपका, आउटर मोस्ट लेयर हो गया।
क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है एंथर को। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एंडोथेशियम। एंडोथेशियम बेटा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रहता है, इसके पास बड़े सेल्स होते हैं एंड फाइब्रस थिकनेस टिश्यूज होते हैं बेटा, ठीक है, जो कि जब एंथर मैच्योर कर जाता है तो ये क्या होता है, सूख जाता है और फट जाता है, डेहिशंस करता है, ठीक है। पहला लेयर था जो डेहिशंस करता है, याद कीजिएगा पिछले क्लास में भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर है। हेल्प इन द डेहिशंस, बर्स्टिंग जिसको बोलते हैं ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या था, मिडिल लेयर बेटा 1 से 2 परतों का बना रहता है जनरली, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है, परिपक्व होता है परागकोश, वैसे वैसे ये क्या करता है, अपना जितना भी पोषण होगा वो सारा उसको देने का काम करेगा एंड लास्टली जाकर के वो अपने आप को नष्ट कर लेता है, ठीक है। मिडिल लेयर का बात हम कर रहे हैं। तो देखिए 1 से 3 लेयर होता है, थिन वॉल्ड होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, है ना। जब आप छोटे होते तो मम्मी आपको खाना खिलाती थी ना हाथ से, आज खिलाती है, खिलाती होगी बट जनरल तौर पे तो नहीं ना। आप बाहर पे रह रहे हो तो थोड़ी वहाँ से आकर के हमेशा आपको खिलाते रहेंगे। यानी कि जब आप छोटे थे तो अपने हाथों से खिलाती थी, जब आप बड़े हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो आज अपने हाथों से खा रहे हो। वैसे ही इसका भी हाल है। जब एंथर छोटा था तो मिडिल लेयर उसको क्या करता था, खाना खिलाता था, पोषण देता था, लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर होने लगता है, मिडिल लेयर धीरे धीरे अपने आप को डीजनरेट करने लगता है। क्या हो जाता है बेटा, डीजनरेट, खत्म होने लगता है। नेक्स्ट है आपका टैपिटम। टैपिटम क्या है आपका, इनर मोस्ट लेयर होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है, अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं, ठीक है। सेल्स आर डेंस एंड लार्ज, घना होता है बेटा यहाँ पे सेल्स, और क्या होता है, बड़े होते हैं, ताकि किसको पोषण दे सके, स्पोरोजिनस टिश्यू को दे सके, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो बड़ा हो रहा है ना, परागकण जो बड़े हो रहे हैं साइज में, मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उनको ये क्या करेगा, पोषण प्रोवाइड करेगा। फंक्शन देखेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन एंड पॉलन कोट। याद है ना, हम लोग टैपिटम का फंक्शंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आई थिंक 5 to 6 फंक्शन हम लोग बात किए थे, राइट बेटा। चलिए, तो रिवीजन के तौर पे अभी आपको क्या करना है, टैपिटम के 5 फंक्शंस को लिख करके लाना है। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में बेटा आपको कमेंट करना होगा। चलिए, तो ये क्या काम करता है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका कि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, और ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द केमिकल, व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द एक्साइन, एक्साइन के परत के ऊपर कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है, ये आपको बताना होगा हमको कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, वरना पिटाई खाओगे बच्चों। नेक्स्ट आइए, स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, पीएमसी भी कहते हैं, कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। फंक्शन क्या है, पीएमसी अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर विच डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। यही पीएमसी बेटा कौन सा डिवीजन करता है, मियोसिस का डिवीजन करता है। याद कीजिएगा, ये वाला ऐसा था पीएमसी, ये डिवाइड करेगा, कितना सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा। चारों का पॉलीडी कितना होगा, गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी, n होगा। नेक्स्ट होमवर्क ये है कि आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो आपको पॉलन ग्रेन का टेट्राड दिख रहा है, जिसको हम लोग पॉलन माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं, कौन से लेयर ऑफ केमिकल से ये जुड़े हुए रहते हैं, और अगर हमको इसको अलग करना है तो कौन से इंजाइम का यूज़ करेंगे, और वो इंजाइम कहाँ से रिलीज होता है आपको ये भी बताना है। क्लियर है। देखिए, ये वाला चीज़ हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर चुके थे बेटा, कि ये जो बीजाणु है यहाँ पे, जो चारों बीजाणु एक साथ है, चतुस्क जो बनाया हुआ है, वो एक रसायन से आपस में जुड़ा रहता है। वो रसायन का नाम आपको लिखना है। अब इसको जुड़ा रहने तो काम होगा नहीं, इन चारों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इन चारों को अलग करने के पीछे कौन सा इंजाइम का हम लोग उपयोग करते हैं, और वो इंजाइम कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है, या कौन बनाता है उसे, आपको ये बताना है। क्लियर है। चलिए, ये अभी आपका होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, क्या देखें, उसके बाद लिखा है थर्स्ट the angiospermic microsporangium is well organized structure and adapted for the pollen formation, protection, nourishment and release। उसको बेटा पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे अभी बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका बेटा, अभी क्या होता कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। हाय राम, मैम इंग्लिश को तो करवा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले का क्या होगा, सॉरी हिंदी वाले का क्या होगा, इंग्लिश वाला तो हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा हिंदी का भी अवेलेबल है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी को पराग कोश भी कहा जाता है। यह पुष्प के पराग कोश में पाया जाता है, और पराग कण यानी कि आपका नर युग्मक कोशिका
यानी कि मेल गैमेटोफाइट का क्या करता है बेटा, निर्माण कर रहा होता है। क्लियर है। ये संरचना कैसी होती है, ये संरचना देखिए, एक सामान्य माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना द्विपालिका होती है। अभी जस्ट हम लोग बात किए ना बेटा, बाइलोब्ड जिसको हम लोग बोलते थे, द्विपालिका होती है तथा चतुष्क कोशिका यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, अर्थात एक परागकोश में 4 परागकोश पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अभी तो वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है बेटा, सेम सा है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे बात कर रहा है वो किसका बात कर रहा है, एंथर का बात कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे आप पॉलन सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, परागकोश की जगह यहाँ पे 4 लघु बीजाणु धानी। कितना लघु बीजाणुधानी होता है बच्चों, 4 लघु बीजाणुधानी होता है। क्लियर है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम 4 भित्ति परतों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं तथा इनके अंदर बीजाणुजनक उत्तक उपस्थित होते हैं। कौन सा जनक, कौन सा उत्तक बेटा, बीजाणुजनक उत्तक, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते थे। क्लियर है। तो अभी देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से, जिसको हम लोग पॉलन सेक भी कहते हैं सामान्य भाषा में। क्लियर है। अभी यहाँ लेयर देखेंगे, पहला लेयर हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया एंडोथीशियम, तीसरा हो गया मिडिल लेयर, चौथा हो गया टैपिटम, है ना। और चारों के कार्यों के बारे में अब देखते हैं। चारों के कार्यों के बारे में क्या है बेटा, चलिए दूसरा स्लाइड में है आपका ये, तो कार्य के बारे में देखेंगे। भाग एवं उसके कार्य और फंक्शंस देखते हैं। चलिए, उस पहला है आपका बेटा क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी एकल परत होती है, जो कि इनका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। किसको सुरक्षा प्रदान करेगा, जल्दी बताएंगे, परागकण को, है ना। परागकण को कि परागकोश को, परागकोश को बेटा। ठीक है। परागकोश को क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। एंडोथीशियम यानी कि अंतर स्तर क्या काम करता है, ये निचले स्तर पे मौजूद होता है। किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे होता है। कोशिकाओं में रेशेदार मोटापन होता है बेटा, पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, परागकोश के उद्घाटन यानी कि फटने में सहायता करता है, जिससे परागकण क्या होते हैं बेटा, बाहर की ओर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं ये। क्लियर है। सबसे पहला लेयर है जो ये क्या होता है, फटता है ना, फटता है, तो ध्यान रखिएगा, फटता है। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं, सबको साफ कर दिया जाए। मध्य परत। मध्य परत में आपका क्या है, ये 1 से 3 परत के होते हैं। कितने परत के होते हैं, 1 से 3 परत के होते हैं। पतली भित्ति वाले परत होते हैं बेटा। कार्य क्या है इसका, प्रारंभिक अवस्थाओं में पोषण प्रदान करता है। प्रारंभिक मतलब समझ गए ना, जब ये ग्रोइंग स्टेज में होता है, यानी कि जब छोटे होते हैं, परागकण जब एकदम जन्म लिए हुए रहते हैं, उसके बाद जब वो परिपक्व होते हैं धीरे धीरे, तो वो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में पोषण देने का काम किसका होता है बेटा, मिडिल लेयर का होता है। टैपिटम भी काम करता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब एंथर परिपक्व हो जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है ना बेटा, तो ये मिडिल लेयर टूट करके, बिखर करके, इसी टैपिटम के साथ मिल करके पोषण देने का काम करने लगता है। ठीक है। बाद में ये क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है। टैपिटम में देखेंगे सबसे अंदर की पोषण देने वाली परत होती है, कोशिकाएं इसमें बड़ी होती है और क्या होती है, संघन होती है। क्या कार्य होता है इसका, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना इसका कार्य है। ध्यान रखिएगा, पोषण प्रदान करना, अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। एक्साइन और पराग आवरण। एक्साइन सबसे बाहर वाला लेयर, होमवर्क हम बता चुके हैं पहले ही कि कौन सा रसायन है जो एक्साइन को बनाने का काम करता है और कहाँ से ये निकल रहा होता है। ठीक है। और पराग का आवरण को बनाने में भी ये क्या करता है बेटा, सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका बीजाणु जनन उत्तक यानी परागजनक कोशिकाएं। माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में मतलब स्थित होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है। कार्य क्या है इसका, पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और इसके द्वारा क्या बनता है आपका, माइक्रोस्पोर बनता है बेटा। ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोर आगे चलकर परागकणों में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम एक सुव्यवस्थित संरचना है जो परागकण निर्माण, सुरक्षा, पोषण एवं उत्सर्जन के लिए क्या होता है, पूर्णतः अनुकूलित होती है। क्लियर है बेटा, ये रहा आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पेश किया जाए स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय एवं 8 नाभिकीय मादा युग्मकोश के विकास को स्वस्थ चित्र सहित समझाए। ये डायग्राम बेटा
ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, दे देगा, नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए कर देगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। याद कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक आपको पहले इसका संरचना बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे था हमारा पहले 2 कोशिका हुआ करता था, इसके अंदर विभाजन होता था और ये लास्टली जाकर के ना हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसको 4 कोशिका बनता था, जिसको हम लोग मेगा स्पोर कहते थे। क्या बोलते थे बेटा? मेगा स्पोर कहते थे। और ये जो मेगा स्पोर बना था कौन सा डिवीजन से बना था? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलिए, ये कौन सा डिवीजन से यहाँ पे बना था ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क हम दे रहे हैं। क्लियर है? जो हम लिख रहे थे वो आंसर नहीं है। चलिए, अब बड़ा होशियार बन गया ना कि हाँ मैम आप तो लिख ही रहे थे। अभी ये ना माइक्रोस्पोर जो है, कितना माइक्रोस्पोर बना बेटा? 4। कितना बना? 4 बना। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर है, इस 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर जो होते हैं बेटा, 3 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बचता कितना है? 1। ये फंक्शनल वाला बचता है। कितना बचता है? ये फंक्शनल वाला बचता है। ठीक है। अभी ये फंक्शनल जो है ना, ये कौन सा विभाजन करेगा? ये माइटोसिस का बेटा डिवीजन करेगा। और ये पॉली कितना होगा इसके अंदर? N ही होता है। क्लियर है? जब माइटोसिस डिवीजन करेगा ना, यानी कि समसूत्री जब विभाजन करेगा ना, इसमें समसूत्री विभाजन थोड़ा अलग तरीके से होगा। पता है कैसा? इसमें होता है बेटा एंडोमाइटोसिस। कौन सा माइटोसिस होता है? एंडोमाइटोसिस। यानी कि सेल का डिवीजन यहाँ पे होना तो है, लेकिन यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग तो सेल डिवीजन में 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है नाभिक, क्या जल्दी बोलेंगे? नाभिक का विभाजन, और दूसरा होता है क्या होता है? जीव द्रव्य का विभाजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो कैरियोकाइनेसिस जब होगा ना बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक सेल, ये डिवाइड करके ये वाला जो एक न्यूक्लियस है ना, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके कितना बना दिया? 2 बना दिया। ठीक बात है। अभी फिर से वापस से इसमें कौन सा डिवीजन होगा? फिर से माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा? समसूत्री विभाजन होगा बेटा। और समसूत्री विभाजन होगा तो क्या, किसका विभाजन होगा? केंद्रक का कि साइटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का? केंद्रक का विभाजन होगा। जब ये केंद्रक विभाजन करेगा तो कितना बनेगा? 2। एक न्यूक्लियस से 2 बन गया। ये वाला डिवाइड करेगा तो कितना बन गया? 2। कितना हो गया टोटल? 4। अभी फिर से ये कौन सा डिवीजन करेगा बेटा? फिर से डिवीजन करेगा ये माइटोसिस का डिवीजन, फिर से समसूत्री विभाजन करेगा। ये चारों केंद्रक फिर से करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब ये रहा बेटा, अब देखिए ये था एक से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 2। ये करेगा तो कितना आ गया? 2 हो गया 4। इधर वाले में देखिए कितना हो गया? 2। इधर वाले में बताइए कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। अब यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को अब सजाएगा धजाएगा। ठीक है, कैसे सजाएगा धजाएगा? देखिए ये रहा, इसमें से पहले तो 2 इधर, ये जो 4 है ना बेटा, 4 का एक कोशिका यहाँ रह जाएगा, यहाँ का 4 का एक, सॉरी केंद्रक जो है यहाँ रह जाएगा। हो गया 2 केंद्रक, यहाँ 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गया। यहाँ पे कितना न्यूक्लियस बचा? कितना केंद्रक बचा? 3 गो। 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 3। यहाँ भी 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे होगा कोशिका भित्ति का निर्माण। ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका कोशिका भित्ति का निर्माण। जब हो गया बेटा, अब यहाँ पे आपको नेमिंग करना है, वही संरचना को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, पहला जो 3 कोशिका आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको आप देख रहे होंगे यहाँ पे चैलेज़रलैंड लिखा हुआ है। ठीक है, निभाग अंत लिखा हुआ है बेटा, या फिर ठीक है निभाग ही बोलते हैं इसको हम लोग। निभाग जो होता है आपका चैलेज़रलैंड होता है, और इसके जस्ट सीधे होता है आपका बीजांड द्वार, जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये एक द्वार है, एक रास्ता है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। ठीक है, ज़्यादातर अधिकतर यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। तो देखिए पॉलन ट्यूब का एंट्री करने का बहुत सारा रास्ता होता है बेटा, 3 रास्ता लगभग होता है, बट वो हमारे अभी यहाँ पे काम नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वार से कौन घुसता है आपका, क्या बोलते हैं उसे,
पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका घुसता है। जस्ट चलेजल एंड के पास 3 कोशिका होता है बेटा, 3 सेल होता है। उन तीनों सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिव्यसांत कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे आपको 2 कोशिका ऐसे बड़े बड़े से कोशिकाओं देखने को मिल रहे होंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका भी इसे हम लोग कह रहे होते हैं, या सहक्रियाशील कोशिका भी कहते हैं। और जस्ट इसके पीछे अगर आप देखेंगे बेटा, जस्ट इसके पीछे अगर आप देखेंगे ये वाला देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल कह रहे होते हैं। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ देख रहा है अंगुली लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग पिछले बार भी बात किए थे। क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतुमय उपकरण। जब पराग नलिका इधर से एंट्री करेगा तो इसको गाइड करने का काम किसका था, इसी का था ना। अब जब जैसे ही ये एंट्री किया, ठीक है बेटा, कहाँ गया, जैसे ही ये पराग नलिका यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप को यहाँ से नष्ट कर लेगा। सिनर्जिड भी अपने आप को यहाँ से क्या कर लेगा, नष्ट कर लेगा। रास्ता खुल गया। रास्ता जब खुल गया तो ये आराम से यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और इसमें जो आराम से जो शहजादा बैठ करके आ रहा है आपका मेल गैमेट, वो क्या करेगा, एक जा करके एग सेल के साथ करेगा, एक जा करके पोलर न्यूक्लिया के साथ। याद कीजिएगा, हम लोग बेटा बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। द्वितीयक नाभिका यहाँ पे बनता था, सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे बनता था। तो चलिए, ये वाला चीज रिवीजन आप कीजिएगा पिछला वीडियो देख करके। क्लियर है। वहाँ पे हम लोग सारा बात कर चुके हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, अपना जो मेन क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपका 2 सिनर्जिड सेल हो गया, जिसको सहायक कोशिका बोल रहे हैं, ये उसका केंद्रक हो गया। क्लियर है। यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया, जो कि गाइड करता है, उंगली लाइक स्ट्रक्चर। अंडा आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, जिसको एग बोल रहे हैं। और बीच में जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो क्या, कौन सा कोशिका होता है, जल्दी बताएंगे। जो सबसे बड़ा कोशिका होता है बेटा वो होता है केंद्रक कोशिका, ठीक है। और केंद्रक कोशिका कौन सा है, ये वाला पूरा, ये पूरा जो है केंद्रक कोशिका है, जिसके पास 2 केंद्रक मौजूद होता है। बाकी सबके पास एक केंद्रक है। क्लियर है। इसके पास 2 होता है, एन और एन, ठीक है। निषेचन से पहले क्या होता था, ये दोनों आपस में निषेचन कर लेता था, है ना। उसके बाद एक युग्मक, नर युग्मक आता था, फिर से यहाँ पे करता था, ये दोनों मिलकर क्या बना देता था, 2n, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते थे, द्वितीयक नाभिक कहते थे। और इससे आकर के कौन जुड़ जाता था, एन, यानी कि आपका मेल जुड़ जाता था। तो यही वाला संरचना है बेटा आपका। चलिए देख लेते हैं एक बार पूरे संरचना को, क्या क्या है। देखिए, चलेजल एंड में आपका कौन सा है कोशिका, आपका 3 एंटीपोडल सेल, टोटल कितना है, 3। चलिए गिन लेंगे हम लोग। कोशिका देखिएगा और केंद्रक देखिएगा। कोशिका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका है। सही बात है, 7 कोशिका, 7 सेल है। क्लियर है। 8 न्यूक्लियस बोलता है, कैसे, तो देखते हैं, दिया है तो जरूर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस मौजूद है। 8 न्यूक्लियस यानी कि 8 केंद्रक आपका यहाँ पे मौजूद है बेटा। यानी कि ये बात, स्ट्रक्चर तो एकदम हम लोग सही बनाए हैं, है ना। तो 3 आपके पास क्या हो जाता है, एंटीपोडल सेल होता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाता है, न्यूक्लियर है, नाभिक है, ध्यान रखिएगा। 1 सेंट्रल सेल होता है, अंडाणु जो होता है वो भी आपका 1 होता है। सिनर्जिड जो होता है वो 2 होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस संख्या में 2 होती हैं। तो टोटल सेल कितना हो गया बेटा, 3 2 सॉरी ये नहीं होगा, 3 और 1 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 7 हो गया, ठीक है। और केंद्रक कितना हो गया, सभी के पास 1 केंद्रक, बस सेंट्रल वाले के पास यानी कि मध्य कोशिका के पास कितना केंद्रक, 2 केंद्रक। अमीर है ये। चलिए अभी नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। क्या है लिखते हैं, देखिए। डेवलपमेंट एंड प्रोसेस क्या है। पहला बेटा आपका मेगास्पोर मदर सेल, वही जो हम लोग बात किए थे, कहाँ मौजूद होता है, न्यूसेलस के अंदर। ये सारा हम लोग पिछले बार बात कर चुके हैं बेटा, एक बार जाकर के वीडियोस को देख लेंगे। क्लियर है। ये सारा हम लोग पिछले बार में बात कर चुके हैं। न्यूसेलस होता है बेटा, न्यूसेलस में एक सेल होता है जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। उसी के अंदर आपका डिवीजन चल रहा होता है मियोसिस वगैरह का, जो कि डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करता है। इसके अंदर कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस का डिवीजन चलेगा। MMC undergoes the meiosis to produce the 4 haploid megaspore। कितना, 4 haploid megaspore, जो कि लीनियर टेट्राइड में था। याद कीजिएगा, ये वाला भी बनाए थे ना बच्चों, ऐसा करके था ना, जिसमें से 3 क्या था, डीजनरेट कर जा रहा था, ठीक है, लीनियर। उसके बाद फिर फंक्शनल मेगा, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 डीजनरेट, 3 क्या हो जा रहा था, डीजनरेट कर जा रहा था। एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन एट द चेलेजल एंड। सिर्फ कौन सा रह जा रहा था बेटा, ओनली 1, उसी को हम लोग फंक्शनल कह रहे थे। और उसी के अंदर कौन सा डिवीजन
डिवीजन हो रहा था? माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, एंडोमाइटोसिस डिवीजन हो रहा था पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज द 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। याद कीजिएगा, अभी जस्ट हम बताए ना कितना डिवीजन था आपका, 3 तरीके का डिवीजन हुआ था। कौन सा डिवीजन था? माइटोटिक वाला, ठीक है। डिवीजन पहला था फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जिसमें 2 न्यूक्लियस बना था, सेकंड वाले में 4 बना था और थर्ड वाले में कितना बना था? 8 बना था। फिर ये 8 क्या हो रहा था? अरेंज हो रहा था। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको अरेंजमेंट करेंगे, एकदम सीरीज वाइज में लिखा है, आपको खोच पोच नहीं होगा दिमाग में, समझे ना, एकदम सीरीज वाइज में। अभी सजा देते बेटा। तो 8 न्यूक्लियाई को अरेंज करते हैं बेटा। 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में होगा, याद कीजिएगा। देखिए जब भी ये चीज हो ना, डायग्राम आपके आंखों के सामने होने चाहिए, ठीक बात है। डायग्राम एकदम आंखों के सामने होना चाहिए। इस तरीके से था, 3 सेल था, ऐसे करके था, पीछे की साइड में 1 सेल था, यहाँ पे नीचे में माइक्रोपाइलर एंड लिखा हुआ था, ठीक बात है। तो इन 2 सेल का नाम क्या था? सिनर्जिड सेल था। कितना न्यूक्लियस था उनके पास? 2 था। उन्हीं के पास में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, फिलीफॉर्म एपरेटस, ब्लैक कलर से आउटलाइन उसको किए थे हम, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस था बेटा जिसके पास। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, एक क्वेश्चन एक बार बहुत पहले पूछे थे वीडियो में हम कि एग एपरेटस का मतलब क्या होता है। तो एग एपरेटस का मतलब होता है बेटा 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है। एक अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिका मिल करके क्या बनाता है बेटा? आपका एग एपरेटस बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है। चलेजल एंड में कितना न्यूक्लियस था? 3 न्यूक्लियस था। एंटीपोडल सेल की तरफ में था, याद कीजिएगा, ऊपर की साइड में। और सेंट्रल सेल तो मिडिल में था जिसके पास 2 न्यूक्लियस था। सबसे बड़ा सेल था जो कि फ्यूज कर जाता है और फॉर्म क्या करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब बताया था ना, द्वितीय नाभिका बेटा। थर्स द मैच्योर एम्ब्रियो सेल बिकम्स द 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। ये तो बात हो गया किसके लिए? हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हिंदी मीडियम के लिए भी पेश किया जाए आगे आपका, ठीक है बेटा। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉलीगोनम टाइप ऑफ, इसी को हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप यहाँ पे है आपका। 2 नाभिक अंत बता चुके हैं, ठीक है। प्रतिव्यासांत ये बता चुके हैं आपका। ध्रुवीय नाभिका बता चुके हैं। केंद्रीय कोशिका हो चुका, अंडा हो चुका, ठीक है। सहक्रियाशील कोशिका भी हो गया आपका। तंतुमय उपकरण हो गया, बीजांड द्वार हो गया बेटा, ठीक है। डायग्राम आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए विकास व प्रक्रिया। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। बीजांड के न्यूसेलस में एक द्विगुणित मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु जनक कोशिका बनती है। उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? अगुणित, ठीक है। अगुणित माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर का मतलब गुरु बीजाणु बनता है। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होगा आपका? गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं जो रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम मतलब समझ गए ना बेटा, ऐसे करके लीनियर स्ट्रेट रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कार्यात्मक मेगास्पोर यानी कि इन तीनों में से तो खत्म ही हो गया था, एक जो बचा था वही क्रियात्मक था आपका, ठीक है, कार्यात्मक था। तो कार्यात्मक में देखेंगे 4 में से 3 मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक कार्यात्मक मेगास्पोर यानी कि सामान्यता कहाँ पे मौजूद होता है? चेलेजल एंड के थ्रू यानी कि निभाग की ओर होता है बेटा, शेष रहता है। उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। यह कार्यात्मक मेगास्पोर 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन करता है। पहला विभाजन में 2 नाभिक, दूसरा विभाजन में 4 नाभिक, तीसरा विभाजन में 8 नाभिक। बात कर चुके हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश का संगठन। 8 नाभिक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किस तरीके से? पहला बीजांड द्वार की ओर बेटा, बीजांड द्वार की छोर पे यानी कि माइक्रो पाइलर एंड की ओर पे 3 नाभिक मिल करके अंड तंत्र बनाते हैं। अंड तंत्र को ही हम लोग एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक अंड कोशिका प्लस 2 क्या होता है आपका? सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल होता है। चलेजर छोड़ के दौर देखेंगे बेटा तो कितना होता है? 3 नाभिक मिल करके एंटीपोडल यानी कि प्रतिवाशांत कोशिका बनाते हैं। क्लियर है? और थर्ड जो है आपका क्या है? केंद्रक कोशिका, जिसमें 2 ध्रुवीय नाभिक मिलकर के द्वितीयक नाभिका को बना रहे होते हैं। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणपोष 7 कोशिकीय और 8 नाभिकीय का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए जल्दी से, एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताइए जो हमारा
गुरु बीजाणुधानी होता है वो कैसा संरचना का होता है? तो पॉलीगोनम होता है बेटा, जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 क्या होती है? केंद्रक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल, आवृत बीजी के बीजांड का लेवल युक्त चित्र बनाए। ये रहा आपका लेवल युक्त चित्र। एक चीज यहाँ से गायब है, थोड़ा दे दीजिएगा आप लोग यहाँ पे ना बेटा। अरे भाई, यहाँ पे एक इस तरीके का संरचना मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा को ही हम लोग बोलते हैं अप्रा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? बोलेंगे मैम मानव में भी तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, मानव में भी होता है, यहाँ भी होता है। और ये प्लेसेंटा जो होता है ना, यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से ऐसे करके ये होता है आपका ओवरी का वॉल। ओवरी का क्या होता है? वॉल होता है। क्लियर है? अंडाशय भित्ति होती है बेटा, ये वाला उसी अंडाशय भित्ति और बीजांड को जोड़ के रखने वाला जो काम है वो प्लेसेंटा और कौन करता है? ये वाला फ्यूनिकिल कहता है, ठीक है बेटा। तो इसके संरचना के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका हुआ, ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, यहाँ से घुसने वाला जो जगह है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे न्यूक्लियस सेल है। उसी में से एक न्यूक्लियस सेल किसमें बन गया बेटा? आपका पॉलीगोनम। पॉलीगोनम क्या है आपका? ये क्या है? भ्रूण कोश है, ठीक है, भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में देखिए 3 प्रकार का कोशिका है, ऊपर में 3 प्रकार का, ये 2 है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है ये संरचना। खाली जो जगह यहाँ पे जो आपको जगह खाली दिख रहा है ना, खाली मतलब खुला हुआ जो दिख रहा है, ये सार तो क्लोज है ना, ये खुला हुआ दिख रहा है, उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ पे प्लेसेंटा से अपरा से चिपका हुआ कौन होता है? फ्यूनिकिल होता है बेटा। थोड़ा सी और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वेस्कुलर स्टैंड मिलेगा, जिसको संवहन उत्तक कहते हैं, जहाँ से आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना पास होता है, जो कि पोषण को प्रदान करेगा। क्लियर है? पानी वानी को देने का काम करेगा। उसके बाद ये रहा बीजांड, ये रहा फ्यूनिकिल, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है ये हाइलम, ठीक है। क्या नाम है इसका? हाइलम। उसके बाद आपका आएगा रफे। रफे जो होता है ना बेटा, ये एक ठोस परत होता है जो कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। माइक्रोपाइलट जहां रहेगा उसके जस्ट सीधे में कौन रहेगा? हमेशा 90 डिग्री पे, हमेशा 90 डिग्री पे कौन रहेगा? चेलेजल एंड। याद रखिएगा, नाभिक अंत एकदम ये भूलना नहीं है, ठीक है, चाहे कहीं भी रहे। अगर ये ऐसे करके है, अगर ये ऐसे करके है, यहाँ खुला हुआ है, ये रहा आपका बीजांड द्वार, तो इसके जस्ट सामने में क्या होगा? निभाग होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे तो है ही, अगर ये ऐसे करके रहेगा तो ये रहा आपका क्या? बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल। इसके जस्ट सामने में कौन होगा? आपका निभाग भाग होगा। क्लियर है बेटा? अगर ये ऐसे करके भी रहेगा तो भी ये रहा आपका निभाग, ठीक है, सॉरी, ये रहा आपका बीजांड द्वार और इसके जस्ट सामने में कौन होगा? निभाग। ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम ट्रिक है, 90 डिग्री पे सीधा सीधी आपको मिलने वाला है। क्लियर? चलिए ये हो गया। उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको न्यूसेलस है ये, ठीक है, एन है ये, न्यूसेलस है आपका बीजांड काई, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये रहा आवरण। याद रखिएगा, आवरण से हम लोग बात किए थे ना पिछले बार भी। आवरण निषेचन के बाद किस में चेंज हो जाता है? जल्दी से बताएंगे, रिविजन है आपका ये, ठीक है। उसके बाद है आपका, यहाँ तक तो हमारा सारा काम हो गया। अब आते हैं अपने बीजांड वाले में, ये वाला में, एम्ब्रियो सेक जिसको हम लोग बोलते हैं, बीजांड बोल रहे हैं सॉरी। इसमें आपका क्या है? एम्ब्रियो सेक में आते हैं, यानी कि भ्रूण कोश में आएंगे। तो भ्रूण कोशिका में वही है आपका अंडा दिख रहा है, 2 सिनर्जिट से सहायी कोशिका मिल रहा है आपको, सक्रिय कोशिका। उसके बाद आपका क्या है भाई? प्रतिव्यसांत यानी कि एंटीपोडल सेल हो गया। उसके बाद आपका सेंट्रल सेल हो गया, जिसको हम केंद्र कोशिका कहते हैं। उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसको ध्रुवीय नाभिक कहते हैं। बस इतना ही स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये आपको याद कर लेना है बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़कर बेटा, यहाँ पे आपका सारा का सारा एक्सप्लेन्ड है, इंग्लिश में देख लीजिए।
एंड ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर। कहाँ पे मौजूद होता है बेटा ये ओव्यूल? ओवरी के अंदर मौजूद होता है, ये ओवरी के अंदर मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। अंडप जो होता है वो अंडाशय के अंदर मौजूद होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद ओव्यूल जो है किस में चेंज हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, यानी कि सीड में। और द इंटीग्यूमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है क्या? ओव्यूल किसको कहेंगे? तो बाहरी कवरिंग, ऐसा माइक्रोस्पोरेंजियम जो बाहर से कवर्ड है बेटा, उसी को क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। क्लियर है? पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल क्या क्या था? फ्यूनिकल था। इट इज द स्टॉक दैट अटैच द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी, जस्ट हम लोग बात किए हैं। एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? हाइलम का बात करेंगे। इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल टू द ओवरी एंड मार्क द जंक्शन बिटवीन देम। बेटा स्ट्रक्चर को सामने रखेंगे, इसको देखते चलेंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट में क्या था? ये तो ओव्यूल का कवरिंग था, सराउंडेड बाय द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, द आउटर एंड द इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब ही होता है कवरिंग। क्लियर? दिस लेटर डेवलप इनटू द सीड कोट। इसी यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट। याद कीजिएगा, टेस्टा और टेगमेंट बताए थे ना, ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए। माइक्रोपाइल क्या हो गया? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द ओव्यूल फॉर्म ड्यू टू द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जहां आकर के नहीं जुड़ रहा था, वही जगह खाली बच गया था, वही खाली जगह क्या कहलाता? माइक्रोपाइल। इट अलाउ द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। किसको अलाउ करता था बेटा, जल्दी बताएंगे? ये अलाउ करता था पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में। कब? फर्टिलाइजेशन के दौरान। न्यूसेलस का अगर हम लोग बात करें, इट इज अ सेंट्रल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन या नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या था? ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। अगेन फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या? ऐसा बॉडी जो फीमेल गैमेट को अपने अंदर रखता है। क्लियर है? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस एंड इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कंटेन द एग सेल। एंड नेक्स्ट लास्ट है आपका चलेजा। इट इज द रीजन अपोजिट टू द माइक्रोपाइल वेयर इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसेलस मीट्स। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? चलिए अब हिंदी मीडियम मतलब बच्चों के लिए भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, बीजांड फूल की ओवरी के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, संरचना आप लिख सकते हैं यहाँ पे, संरचना होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है और अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम को बीजांड कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, आवृत बीजी ओव्यूल के भाग यानी कि फ्यूनिकल्स, यह वह डंबल है। ठीक है, डंबल है जो बीजांड को ओवरी से प्लेसेंटा से जोड़ता है और पोषक तत्वों के परिवहन में भी बेटा क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, हाइलम यह एक स्थान है जहां फ्यूनिकल्स बीजांड से जुड़ता है। आवरण क्या होता है? बाहरी कवरिंग होता है। बीजांड के चारों ओर 2 सुरक्षा परत होती है बेटा, बाहरी एवं आंतरिक आवरण। यह आगे चलकर बीजांड द्वार बीजावरण, यानी बीजावरण मतलब क्या होता है? कोट। आप जो कोट पहनते हैं ना ठंडा में, वैसे ही बीज भी अपना कोट पहनता है। ठीक है, बनाती है। बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर, यह बीजांड के निचले सिरे पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो पराग नलिका, देखिए पराग नलिका आया ना बेटा, पराग नलिका इंपॉर्टेंट है। पराग नलिका इसी छिद्र में से प्रवेश करती है। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या है? बीजांड द्वार यानी कि न्यूसेलस, यह बीजांड का केंद्रीय उत्तक होता है जो भ्रूण थैली को पोषण प्रदान करता है। क्लियर है? भ्रूण कोश यह बीजांड काय के अंदर मौजूद मादा गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मोद्भिद है। यह 7 कोशिकीय वाला और 8 केंद्रक वाला होता है बेटा, और इसमें अंडे की कोशिका होती है। ऑब्वियसली बात है, पढ़ चुके हैं हम लोग। क्लियर है? उसके बाद है लास्ट आपका क्या? निभाग अंग। निभाग अंग कहाँ है? निभाग अंत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यह बीजांड द्वार के विपरीत क्षेत्र है जहां आवरण और बीजांड काय मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये तो बेटा आपको अपने से करना पड़ेगा, कोई उपाय इसमें नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। आराम से डायग्राम देखेंगे, इसको करेंगे। क्लियर है? अभी एक काम करते हैं, सुनिए, अभी एक काम करते हैं। अभी सब क्या करेंगे? हाथ ऐसे उठाएंगे सभी लोग। ठीक है, हाथ ऐसे उठाएंगे। ठीक है, अभी एकदम जोर से रब कीजिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से किए, और जोर से एकदम मस्त यहाँ पे रखिए। आँख थक गया होगा ना आप लोगों का देखते देखते, है ना? और कान से तो हो सकता है खून वून भी बह रहा होगा। क्या बह रहा है? क्या नहीं बहाना है खून, अगर बह रहा है तो हम आँख के लिए बता रहे क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं। ऐसे ऐसे रब कीजिए बेटा, ऐसे रखिए। ठीक, अब ऐसे रखते रखते बस सुत मत जाइएगा, सुतना नहीं है, ऐसे रखिए आराम से।
उसके बाद उंगली वंगली फोड़िए। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। Why is the process of fertilization and angiosperm refers to as the double fertilization? What is the significance of the double fertilization? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आवृत बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया को द्विगुणन निषेचन क्यों कहा जाता है? द्विगुणन निषेचन का महत्व लिखिए, जल्दी बताइए। आते हैं हम थोड़ा पानी पी के, बताइए तब तक आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत बीजी फूलों में बेटा जो निषेचन होता है उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? डबल मतलब समझ गए ना, दोहरा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? निषेचन, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना। क्लियर बात है? तो यहाँ पे आपको हम दो कॉन्सेप्ट देंगे, एक तो देंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट देंगे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अब बोलिए मैम फर्टिलाइजेशन का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, कोई रॉन्ग नहीं करेगा। कौन बोल रहा है जी गलत है? कौन? कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोलेगा गलत है, ठीक बात ना, एकदम सही बोले आप। तो फिर ट्रिपल फ्यूजन का कहाँ से आ गया लॉजिक? ट्रिपल फ्यूजन में बेटा क्या होता है ना, ट्रिपल फ्यूजन में न्यूक्लियस का मिलन होता है। समझ रहे हो? क्या चीज का मिलन होता है? न्यूक्लियस का मिलन होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, कहना क्या चाहते हो। समझ रहे हो ना? तो चलिए देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी आंसर है बेटा, कंटिन्यू रहिएगा, लगातार बने रहिए, मिलेगा आंसर आपको। आवृत बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया को द्विगुणन निषेचन क्यों कहा जाता है? द्विगुणन निषेचन का महत्व लिखिए। इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशंस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ इवेंट्स। इवेंट का मतलब समझते हैं? कोई भी चीज जब आप बहुत बड़े स्तर पे करते हैं, बहुत बड़ा प्रयोजना करते हैं, उसको होता है। तो यहाँ पे इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रयोजना ही है। देखिए याद कीजिए, ये जस्ट अभी हम लोग बात किए हैं। यहाँ एक सेल था बेटा, यहाँ सिनर्जिड था, यहाँ सिनर्जिड के बाद कौन था? फिलिफॉर्म एपरेटस था, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा मध्य कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल, और उसके पास कितना केंद्रक था? 2 केंद्रक था। क्लियर है? अभी क्या हुआ, इसके पास आता है, इसके पास आता है कौन? पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब आया, कितने गैमेट्स को लेकर के आया? कितने गैमेट्स को लेकर के आया? 2 गैमेट्स को लेकर के आया, 1 2, ठीक है। तो अभी जैसे ये यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब जो था ना बेटा, पॉलन ट्यूब जो था, अगर यहाँ पे जैसे ही एंट्री करेगा तो फिलिफॉर्म एपरेटस तो पहली बात इसको गाइड करता है, और ये सिनर्जिड सेल अपने ही क्या करता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, ताकि इस पॉलन ट्यूब को यहाँ पे क्या मिल सके? एंट्री मिल सके। पॉलन ट्यूब बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या सोचा था, नहीं आएंगे? बड़ा घिसा पिटा डायलॉग हो गया ये, ठीक बात है, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग बस क्या बोलेंगे? स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन बोल रहा है? पॉलन ट्यूब बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके लिए पूरा जगह खाली, वहां से आ जाइए आप। पहुंचाइए पॉलन ट्यूब, कितना गैमेट को लेकर के? 2 मेल गैमेट लेकर के। अब देखिए बेटा, ये जब तक यहाँ पहुंचेगा यहाँ कांड हो गया। क्या कांड हो गया जी? कांड ये हो गया, ये दोनों आपस में मेल जोल कर लिया। बोलता है सुनो, आ रहा है मेल गैमेटवा, एक काम करते हैं, हम दोनों पहले ही मिल जाते हैं, समझे कि नहीं, ताकि आ करके हम लोग पे धौस ना जमा सके। ठीक बात? अभी ये भी एन, ये भी एन, ठीक बात? हाँ भाई तुम सही है बोल रहे रे, अगर आ गया अधौस जमा दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, चलो मिल जाते हैं। दोनों आकर के क्लोज क्लोज क्या कर लिया? मिल लिया। बड़ होशियार है नूनू सब, समझे? बहुत होशियार है ये लोग। आ गया, मिल गया। अब मिल गया तो क्या बन गया? ये 2n बन गया। क्या बन गया? ये 2n बन गया। अब हंस रहा है, हाँ हम देखते हैं कौन है। अभी ये मेल गैमिट आ रहा है, बड़े आराम से, देख रहे एकदम शहंशाह की तरह आ रहा है। रास्ता बनाओ महाराज के लिए, है ना? हसीमो शान शहंशाह आ रहा है, घुसा। पहले एक गैमेट यहाँ पे गया, पॉलन ट्यूब को पहले यहाँ तक एंट्री करवा दिया हम लोग। अभी क्या किया? एक मेल गैमेट को बेटा यहाँ पे पहुंचाते हैं। एक मेल गैमेट गया इसके पास, ये n था, और ये ऑलरेडी क्या था? 2n था। दोनों क्या किया?
कितना न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया, जल्दी बताइए, कितना न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया? 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया, क्या बन गया? 3n। इसी 3n से क्या बन गया, जल्दी बताएंगे बेटा? एंडोस्पर्म बन गया। और जब 3 न्यूक्लियस फ्यूजन करता है आपस में, इसी को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कह रहे होते हैं। तो एक बार तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो यहाँ पे फर्टिलाइज तो हो गया, एक बार हो गया ना फर्टिलाइजेशन। दूसरा देखिए, ये वाला को यहाँ से उड़ा देते हैं। क्यों उड़ा देंगे बेटा? क्योंकि यहाँ तो हमारा काम हो गया है, भागो यहाँ से। ठीक, अब ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला थोड़ा सख्त बंदा है, ये सख्त बंदा है, इक्के को साथ जाएगा। देखिए ये गया और इसके साथ जाकर के क्या किया, फ्यूज कर लिया। ये भी एन था, ये भी एन था, ये दोनों मिलके क्या बन गया? 2n। और यही 2n क्या बन गया बेटा आपका? जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट। यही आगे जाकर के क्या बनेगा? एम्ब्रियो को भी बनाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे एक फ्यूजन यहाँ पे हुआ जहाँ पे एंडोस्पर्म बना, और दूसरा जो फ्यूजन हुआ वो क्या बना आपका? जायगोट बना। तो कितना फ्यूजन हो गया? 2 गो हुआ। फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो गया? नॉट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो गया? निषेचन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। एक निषेचन कब हुआ? एक फर्टिलाइजेशन कब हुआ? जब एक मेल गैमेट आकर के इस पोलर न्यूक्लियर के साथ मिला, 2n + n बना, और क्या बन गया बेटा? 3n बन गया। 3n क्या हो गया? एंडोस्पर्म बन गया। ठीक बात है। तो एक फर्टिलाइजेशन से तो क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया। दूसरा वाला जो हमारा मेल गैमेट था, वो जाकर के एक सेल के साथ जाकर निषेचन कर लिया, है ना? फर्टिलाइजेशन वहां कर लिया था। तो कितनी बार हो गया फर्टिलाइजेशन? 2 बार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, जब ये वाला एक सेल, जब ये वाला मेल गैमेट इस वाले एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये आप भी जान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसको एक और नाम दिया जाता है सिनगैमी करके। पिछले क्लास में भी हम लोग ये बात किए थे। कौन सा? सिनगैमी। निषेचन ही कहते हैं बेटा इसको भी। क्लियर है ना? सिनगैमी। और इधर वाला क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन। चलिए आंसर पे आते हैं अब। क्लियर है ना? ये दिख गया ना आपको, समझ में आ गया ना? इसका क्या महत्व है हम लोग बाद में देखते हैं। चलिए देखते हैं। In angiosperm, fertilization involve the 2 fusion events occurring in the सेम एम्ब्रियो सैक। एक ही एम्ब्रियो सैक में कितनी बार निषेचन होता है बेटा? 2 बार निषेचन होता है। एक ही भ्रूण कोश में 2 बार जब निषेचन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं। कौन किससे क्या करता है बात अभी तो हम लोग कर ही चुके हैं। क्लियर है? हेंस इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन, परागन के बाद, ठीक है, परागन के बाद, यानी कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। कहाँ पे जर्मिनेट करता है बेटा? स्टिग्मा पे। याद कीजिएगा, ये वाला है ना, पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ पे जर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? देखिए, जर्मिनेट का मतलब क्या बोलता है यहाँ पे? जर्मिनेट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पराग नलिका का निर्माण को यहाँ पे जर्मिनेशन कहा जा रहा है। ऑन द स्टिग्मा एंड फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब। ठीक बेटा? द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल। स्टाइल देख रहे ना? स्टाइल से जो खड़ी रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलते थे? स्टाइल। तो द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। कहाँ से एंट्री मारेगा? माइक्रोपाइल से एंट्री मारेगा और फाइनली कहाँ रीच कर जाएगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। इनसाइड द पॉलन ट्यूब देयर आर द 2 मेल गैमेट्स। याद कीजिएगा, अभी जस्ट बताए थे ना, ये पॉलन ट्यूब के अंदर कितना मेल गैमेट्स रहेगा? 2 मेल गैमेट्स रहेगा। ठीक है। पहला देखिए सिनगैमी। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल के साथ एक फ्यूजन होगा बेटा, जो कि डिप्लॉयड जायगोट को बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जो कि द्विगुणित होगा और वो ही आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिपल फ्यूजन में आते हैं तो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। याद है ना? एन और एन, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था। प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3n, PEN। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेटा देखिए ध्यान से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। ठीक है। पॉलिडी कितना होगा इसका? 3n। कई बार हम पूछ चुके हैं। विच डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। किस में डेवलप होगा आपका? एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष का क्या काम होता है? भ्रूण को पोषण देने का। सिंपल कहानी है, इतना भाषण क्या चीज का है यहाँ पे?
नेक्स्ट देखिए, सिंस सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर टुगेदर, दोनों एक साथ ही हो रहा है ना, एक ही समय हो रहा है ना, इसी वजह से द प्रोसेस इज टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स द यूनिक टू द एंजियोस्पर्म। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। बूझे कि नहीं बूझे? समझ गए ना, पक्की बात है। चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अब ये एक और क्वेश्चन है इसमें, वैसे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आते हैं हिंदी मीडियम में। पहला क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म सिमल्टेनियसली, है ना, मतलब एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, दोनों का निर्माण एक ही साथ होगा। ठीक बात है, जब भ्रूण का निर्माण होगा तो भ्रूणपोष का भी निर्माण होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को पोषण देगा। चलिए आगे देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बोथ द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एट द सेम टाइम एंश्योरिंग द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए सेकंड बोलता है न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोज के लिए बेटा न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी कि क्या? ऐसा टिश्यू जिसके पास रिजर्व्ड फूड होगा। ठीक बात है, वैसे टिश्यूज को ये अपने अंदर रखता है। द एंडोस्पर्म एक्ट एज अ फूड रिजर्विंग एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू सप्लाइंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका इकोनॉमिकल यूज ऑफ द फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म्स डेवलप ओनली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है बेटा, इसीलिए दो ही चीज होता है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेनली। एक होता है जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर तो सीड वगैरह बन रहा है, और दूसरा क्या है आपका? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। सो प्लांट डू नॉट वेस्ट एनर्जी टू इन प्रोड्यूसिंग द फूड टिश्यू व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज नॉट अकर्ड। तो यहाँ पे प्लांट अपना वेस्ट नहीं करता है टाइम कि अरे फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले भी उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके पास खाना ऑलरेडी है देने के लिए टाइपिटम। फर्टिलाइजेशन के बाद में भी उसको कोई टेंशन नहीं है, क्यों? एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है। अब ऐसा होता है कि जायगोट बन गया, अब जायगोट वेट कर रहा है, अरे आएगा, एम्ब्रियो वेट कर रहा है, अभी आएगा, हमको पोषण देगा, हम खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जाएंगे। उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो साथ साथ बन गया, तो एम्ब्रियो को खाना देने के लिए एंडोस्पर्म ऑलरेडी बना है बेटा, तो वो ऑलरेडी खाना मिलते चलेगा उसको। चलिए आगे आते हैं। एंश्योर द प्रॉपर सीड डेवलपमेंट। ये भी निश्चित करता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन कि सीड का फॉर्मेशन अच्छे से हो। क्यों? क्योंकि सीड तो जायगोट से बन रहा है, नो डाउट आ रहा है उधर से, आपका एम्ब्रियो ही बना रहा है, और उस एम्ब्रियो को पोषण देने का काम कौन कर रहा है? एंडोस्पर्म कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ एंडोस्पर्म एंश्योर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो रिजल्टिंग इन द वेल डेवलप्ड एंड वायबल सीड्स। वायबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो सीड लंबे समय तक चलते हैं। इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी हमको मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का एफिशिएंसी को क्या करता है? ये बढ़ाता है, और इवोल्यूशनरी सक्सेस को भी ये दिखाता है बेटा, यानी कि ये विकास को दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या चीज को दिखाएगा? आपके विकास को दिखाएगा। चलिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अभी आया जाए। परागण के पश्चात, परागण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करता है बेटा। पराग नलिका वर्तिका के माध्यम से बढ़ती हुई बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है और अंततः क्या बनाता है आपका? भ्रूण कोश तक पहुंचती है, और पराग नली के भीतर दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। सिनगैमी क्या होता है बेटा? एक नर युग्मक यानी कि एन अंडक कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जो आगे जाकर के किसको विकसित करता है? भ्रूण को विकसित करता है, एम्ब्रियो को विकसित करता है, जिसका गुणसूत्र संख्या 2n होगा। वेरी गुड। त्रिगुणन संलयन क्या होता है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है देखेंगे। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में उपस्थित दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित प्रारंभिक एंडोस्पर्म नाभिक का निर्माण करता है, जो आगे चलकर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में विकसित होते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ज़रूरी आएगा, काम आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि सिनगैमी और त्रिगुणित संलयन दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विगुणित निषेचन कहा जाता है, जो आवृतबीजी पौधों में विशिष्ट विशेषता को बतलाता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट है आपका आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में एक ही भ्रूणकोश के भीतर दो संलयन घटनाएं होती हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित निषेचन कहा जाता है। यहाँ तक आई थिंक बेटा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका देख लेते हैं, क्या आगे क्या देखेंगे इसका?
महत्व देखते हैं। पहला महत्व है भ्रूण और एंडोस्पर्म का एक साथ निर्माण। बेटा अभी जस्ट हम लोग सब बात कर चुके हैं, क्या बात किए हैं कि भ्रूण अगर पहले विकसित हो जाएगा, बाद में एंडोस्पर्म विकसित होगा, तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, वेट करेगा ना वो, तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों एक साथ निर्माण हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आराम से समय रहते ही हमारा एक प्रॉपर विकास आपका होगा। चलिए देखते हैं। द्विगुणित निषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूण तथा एंडोस्पर्म का निर्माण एक ही समय पर होता है, जिससे दोनों का क्या समन्वित विकास सुनिश्चित होता है। अभी भ्रूण के लिए पोषक उत्तक यानी कि एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जिसको हम लोग कहते हैं, भोजन संचय एवं पोषण प्रदान करने वाले उत्तक है, जो विकसित होते भ्रूण को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। क्लियर है बेटा? भोजन पदार्थों का किफायती उपयोग। भ्रूणपोष का विकास केवल निषेचन के पश्चात ही होता है, अतः जब निषेचन नहीं होता तब पौधे भोजन उत्तक बनाने में ऊर्जा की अनावश्यकता क्षति नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, अनावश्यक क्षति नहीं करता है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सारा काम दोनों एक ही साथ हो रहा है। उचित बीज विकास सुनिश्चित करता है। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष जो होता है बेटा की उपलब्धता से भ्रूण का स्वस्थ विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी तरह विकसित एवं जीवसम बीजों का निर्माण होता है, मतलब लंबे समय तक जो बीज चलता है बेटा। ठीक है, और विकासवादी लाभ क्या हो जाएगा, द्विगुणित निषेचन प्रजनन की दक्षता को बढ़ाता है तथा इसे आवृत बीजी पौधों की विकासात्मक सफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। क्लियर बेटा? ये सारा आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बोलता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर पॉलिनेटेड फ्लावर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। क्लियर है? परागन क्या है, वायु परागित पुष्प तथा कीट परागित पुष्प की विशेषताएं क्या होती है। तो बेटा देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए ये रही लड़की वाली, ठीक, और ये रहा लड़का वाला। इधर बनाते लड़का वाला को, इस लड़का वाला के ऊपर बहुत सारा लड़का। जब पहले हम लोग इंग्लिश में बात कर लेते फिर हिंदी में, ठीक है। व्हेन पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ठीक है, या फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, ठीक है, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक, ये डेफिनेशन हो गया हिंदी में। परागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों का, ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र, कहाँ पे, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में आना, और यह पुष्प सेम यानी कि समान जाति की होनी चाहिए, ठीक है, या तो उसी पुष्प या फिर किसी अन्य पुष्प, लेकिन प्रजाति क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तब इसी स्थानांतरण को क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। आप सुनिए ध्यान से। मानव है तो मानव से शादी करेगा ना जी, जानवर से थोड़ी ना शादी करेगा क्या, नहीं ना। तो अगर एक रोज का फूल है, ठीक है, और एगो लोटस मान लेते कमल का फूल है, तो रोज का फूल का एंथर को आप क्या बोलते हैं उसको, परागन यानी कि पॉलिन ग्रेन को जाकर के लोटस वाले में रख दीजिएगा तो कर पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि फूल जो फ्लावर होगा बेटा वो अलग अलग पेड़ में हो सकता है, फ्लावर जो होगा वो अलग अलग पेड़ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति जो होगी इसकी, ठीक है, यानी कि जो स्पेसीज होगा एक ही होना चाहिए, ठीक है।
स्पेसीज एक ही होगा मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये? रोज है बेटा तो रोज ही होना चाहिए, कोई दूसरा प्रजाति का नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा रे बउआ। समझे कि नहीं समझे? चलिए आइए देखते हैं। Pollination is the process by which the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same species. It is an essential step before fertilization. Fertilization के पहले तो यही कहानी होना चाहिए, तभी तो लड़का राजी लड़की राजी। अब लड़के को लड़की के पास लेकर के नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? आप भी शादी कीजिएगा तो बाराती लेकर के जाइएगा ना जी। हाँ, कि लड़की आएगी बाराती लेकर के आपको लेने के लिए। हो सकता है भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है अभी कलयुग, समझे कि नहीं? यहाँ क्या होता है, लड़का वाला जाता है लड़की वाले के यहाँ, तो यहाँ पे भी यही केस हो रहा है। लड़का वाला कौन है हमारा? पॉलन ग्रेन अपना घर से निकला, अपना एंथर से निकला, कहाँ पे पहुंचा? लड़की वाले के यहाँ पे पहुंचा। ठीक बात है। वहाँ पे जाकर उसका खातिरदारी वगैरह होगा, है ना, पॉलन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जाकर के लड़का लड़की का क्या होगा? फिर मिलन होगा। तो ये सब कहानी कब होगा? शादी के ब्याह के पहले ना होगा। ऐसा थोड़ी है कि बुलाया रे शादी शादी जल्दी जल्दी फटाफट कर दो, बाद में खिलान पिलान करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आया बाराती उराती आया, उसको बढ़िया सामान सामान से बैठाएं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद ना ब्याह करवाएंगे। तो यहाँ पे भी वही हाल है, समझे? ब्याह करवाने के पहले क्या करेंगे? आराम से पहले पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाएंगे, मेल गैमिट का स्वागत करेंगे। आओ पधारो मारे देश, ऐसे करके कुछ गाना है ना जी, वही वाला, समझ गए? आप समझ रहे हैं? बस वही काफी है। हंसते क्या है? चलिए ठीक है बेटा। तो क्या है आपका? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पेसीज। इट इज एन एसेंशियल स्टेप बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एयर पॉलिनेशन फ्लावर का? ऐसा फ्लावर बेटा जिसका पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत होता है? हवा का जरूरत होता है। तो बहुत ईजी है। पहला तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो हल्का वेट का होना चाहिए, है ना, स्टिकी नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, हल्का वजन का होना चाहिए, ताकि हवा उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि फूल जो है आपका सुगंधित हो, है ना, या फिर फूल आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। हवा क्या बोलेगा? हवा इधर से आ रहा है, फूल वहाँ बोलेगा ए इसका सुगंध बढ़िया नहीं है, नहीं इसको ले जाएंगे। फिर उधर से हवा आएगा, ओ इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ले जाएंगे, चलो हवा। ऐसा बोलता है क्या? ये सब इंसेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। हवा कुछ नहीं, हवा है लेदर जो है बस, सूरज सूरज सब चलो मेरे साथ, समझे कि नहीं? तो पहला देखिए, फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल होना चाहिए बेटा, लाइट होना चाहिए और इनकॉन्स्पेशियस होना चाहिए। ये आपका होमवर्क, ये बताइएगा तो इनकॉन्स्पेशियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बताना है आपको, ये बताना है। कलर होता है, सेंटेड होता है और नेक्टर होता है। होना जरूरी है क्या? नहीं, ये सब नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ये सब एब्सेंट होता है बेटा। पॉलन ग्रेन जो होता है लाइट होता है, लाइट मतलब समझे, चमकीला वाला लाइट नहीं, हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का होना चाहिए। ड्राई सूखा होना चाहिए और प्रोड्यूस द इन अ लार्ज नंबर। जरूरी नहीं ना बेटा हवा उड़ा करके ले जा रहा है तो रोज का उठा के जा रहा है तो रोजवे पे जाकर छोड़ेगा, कहीं ना छोड़ सकता है जा करके। अनलिमिटेड बनेगा तो लिमिटेड वाले में तो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए अनलिमिटेड बनाओ। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? ज्यादा। मैथ्स भी पढ़ा दिया आप लोगों को, पढ़ा ही नहीं है। स्टिग्मा इज अ लार्ज, ठीक है, फेदरी। स्टिग्मा क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए पेटल ऐसे ऐसे करके, ताकि हवा अगर उड़ा करके लाए तो ये फटाक से क्या कर ले, इसको पकड़ ले, समझ रहे हैं? तो स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए और एक्सपोज होना चाहिए। एक्सपोज मतलब समझे ना, ऊपर की ओर थोड़ा होना चाहिए, ताकि हवा जैसे जैसे बहे, हवा जैसे जैसे बहे फटाक से पॉलन ग्रेन को ये पकड़ ले। एंथर को क्या होना चाहिए बेटा? लॉन्ग होना चाहिए, हैंग्ड आउट होना चाहिए फ्लावर के बाहर। क्यों? ताकि हवा आए और उसको आराम से उड़ा के ले जाए। यही सब फीचर्स है। एग्जाम्पल किसमें किसमें? मेज, वीट, राइस, ग्रासेस पूछा गया है एग्जाम में। ग्रासेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एयर पॉलिनेशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? मेज, वीट, राइस, ग्रासेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, क्या क्या होना चाहिए बेटा? अब इंसेक्ट को ना थोड़ा सा हमको घूस देना पड़ता है। घूस कैसे देना पड़ता है? उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए फ्लावर, तभी वो आएगा उसके तरफ देखते देखते। नेक्ट्रस होना चाहिए, उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, मधुरस होना चाहिए, तब उसके तरफ वो आएगा। क्लियर बात है? कलरफुल होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए। आप ही बताइए ना, अगर आपके सामने हम एक रोज का फूल रख दिए और आपके सामने एक धतूरा का फूल रख दिए, आप किसको देख करके अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, रोज वाला फूल। आ भी रहा है दिन रोज का, क्या सही बोल रहे हैं ना हम? सही बोल रहे हैं ना हम? हाँ, सब समझ गए होंगे, नहीं सब समझ गए होंगे। ये चीज तो समझ में आ जाएगा सभी को। रहना लायक पढ़ लो।
फ्लावर्स आर लार्ज होना चाहिए बेटा, किसके लिए बात कर रहे हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड के लिए। बड़ा होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। फ्लावर में फ्रेगनेंस होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए ताकि इंसेक्ट उससे क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। पॉलन ग्रेन हैवी होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और स्मॉल नंबर में भी बेटा प्रोड्यूस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसेक्ट एक जगह से जनरली दूसरी जगह जो पहुंचेगा ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक रोज से दूसरे रोज में ही ज़्यादातर ट्रांसफर होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि उसी एरिया में घूम रहा है ना। स्टिग्मा इज स्टिकी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन, स्टिकी होना चाहिए ये, ठीक है। और एंथर आर यूजुअली इनक्लोज विद इन द फ्लावर, ऐसे भी रहेगा ना, मतलब खिला हुआ भी उतना नहीं रहेगा, एक्सपोज भी नहीं रहेगा, तो इंसेक्ट घुसेगी उसके अंदर, है ना, नेक्टर लेने के चक्कर में सारा का सारा पॉलन किट की मदद से इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाएगा। क्लियर है। कौन कौन सा वो फ्लावर है बेटा देखेंगे, सॉरी प्लांट है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पी और रोज, ये सारा का सारा आपका एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है। चलिए अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लिया जाए, क्या कहानी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये कहाँ से आ गया, हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से परागकोश से, देखिए ध्यान से, परागकण पुंकेसर के परागकोश से स्थानांतरित होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह पुष्पीय पादपों या पौधों में निषेचन से पहले की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अभी दूसरा क्या बोल रहा है, वायु के लिए क्या क्या है, वायु से अगर परागित होता है कोई पुष्प का, क्या बोलते हैं उसे, परागकण, तो इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या इसका विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, पुष्प सामान्य, छोटे, हल्के एवं आकर्षितहीन भी होंगे तो चलेगा। क्लियर है। रंग, सुगंध एवं मधुरस का अभाव भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है। परागकण हल्के होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है, अत्यंत संख्या में उत्पन्न होने चाहिए। वर्तिकाग्र बड़ा होना चाहिए बेटा, पंखदार होना चाहिए, बाहर निकला हुआ होना चाहिए ताकि वायु से आए और परागकणों को क्या हो जाए, पकड़ ले उसे। और पुंकेसर लंबे होकर पुष्प के बाहर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ताकि आराम से उड़ाया जा सके। उदाहरण क्या है, मक्का, गेहूं, धान, घास, ये सब। कीट के लिए क्या क्या है, देखिए, पुष्प बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए बेटा, घूस चाहिए, घूस वाला है ये सब। पुष्पों में मधुर, सुगंध एवं मधुर रस उपस्थित होने चाहिए। परागकण कम संख्या में भी हो तो बेटा चलेगा, लेकिन भारी और चिपचिपे होने चाहिए, वरना ऐसे ऐसे पक्षी उड़ रही है, ऐसे ऐसे कीट उड़ रहा है, पता चला पॉलन ग्रेन छूटते जा रहा है उसके पैर से, ऐसा ना होना चाहिए। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है जिससे परागकण आसानी से उस पर क्या हो सकता है, चिपक सकता है। और लास्ट क्या आपका, पुंकेसर सामान्यतः पुष्प के भीतर स्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, सूरजमुखी, मटर और क्या, गुलाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा बेटा आपका। ठीक है, अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा। क्या क्या है अंतर स्पष्ट, पहला, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेल पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बताइए, जैसे हम आपको उदाहरण में बता देते हैं। हाँ, जैसे देखिए, ये बेटा मान लीजिए कि ये एक हमारा फिर से सस्ता वाला पौधा है, हम ये भी एक सस्ता वाला पौधा बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा बाइसेक्सुअल उभयलिंगी पुष्प, ये भी रहा हमारा बाइसेक्सुअल उभयलिंगी पुष्प। ठीक बात है। अभी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक और हम बना रहे हैं। जब परागकण परागकोश को छोड़कर, ठीक है, अपने ही पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा या उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। दो केस यहाँ बन गया, एक ये ए और एक क्या बन गया, बी। देखिए दोनों एक ही पेड़ में है, दोनों अलग अलग फूल है, इस बाइसेक्सुअल है, एक उड़ के यहाँ पे गया और ये उड़ के इसी पेड़ के दूसरे पुष्प पे गया, तो ये क्या हो जाता है बेटा, स्वपरागन होता है। इस वाले को कहते हैं, ए वाले को कहते हैं ऑटोगैमी, इसको कहते हैं हम लोग जीनोटोगैमी। ठीक है, जीटोनोगैमी कहते हैं। क्लियर है। अभी इस वाले में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए, जब दोनों एक ही पेड़ है, दोनों एक ही पेड़ है, ठीक है, अलग अलग जाति नहीं है। जब यहाँ से परागकण परागकोश को छोड़कर किसी अन्य पेड़ के किसी
अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है जो कि एक ही जाति के होते हैं, तब उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पर परागन। पराया, स्वपरागन मतलब क्या, स्वयं अपने अंदर ही परागन कर रहा है। और पर मतलब क्या हो गया, पराया, पराया पे जाकर के कर रहा है। जाति एक है लेकिन है क्या, ये पराया, अलग पेड़ का हो जाता है ना, इसीलिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है? इसको यहां से यहां लाने के लिए पर परागन को, सॉरी पहले स्वपरागन की बात करते हैं। स्वपरागन को लाने के लिए बेटा किसी भी जैविक चीजों का आपको जरूरत नहीं है, कोई कीट पतंग का जरूरत ऐसे होता नहीं है, आराम से ये अपने आप चीजों को कर लेता है। क्लियर है? उसके बाद अनुन्मेलीय पुष्प हम बताए थे, क्लिस्टोगैमी, जो कभी खुलता ही नहीं, उसके अंदर भी हमेशा आपका क्या होगा, स्वपरागन ही होगा। क्लियर है? और क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए घूस देना पड़ता है। घूस किसको देना पड़ेगा, कीट को, है ना, इन सारी चीजों को देना पड़ेगा। चलिए आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन बेटा क्या है, फटाफट से डेफिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेम फ्लावर में आ जाता है बेटा ऑटोगैमी, क्या आ जाएगा आपका, ऑटोगैमी आ जाएगा। और इस वाले में अंदर वाले में जीटोनोगैमी आ जाएगा, जीटोनो गैमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसिस। स्पेसिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नीड ऑफ एजेंट, नो एक्सटर्नल एजेंट आर रिक्वायर्ड। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी बाहरी कारकों का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बेटा जरूरत पड़ता है विंड का, बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही एजेंट का जरूरत पड़ता है, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि ये आपस में ही चीजें चल रहा है ना, तो या होगा भी तो एकदम थोड़ा सा ही होगा, वरना कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, रेड गुलाब है, वाइट गुलाब है, जाएगा तो हो सकता है कुछ जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिल भी जाए, मोर जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। प्योरिटी ऑफ रेस एकदम नहीं, कोई प्योरिटी मतलब यहाँ पे प्योरिटी को भंग नहीं करेगा, क्योंकि आपस में घर के अंदर में ही शादी ब्याह कर रहा है एक दूसरे से, कोई बाहरी विदेशी को यहाँ घुसाया नहीं है, ठीक बात है। भले इंसान है, मान रहे हैं, भले ये फ्लावर एक दूसरे का एक ही प्लांट, मतलब प्लांट अलग अलग है बेटा, लेकिन जाति एक है फ्लावर का, वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन है तो अलग अलग प्लांट का ही ना। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अपने ही खानदान में चीजें चला रहा है, लेकिन ये दूसरे खानदान का इसका आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ जो प्योरिटी है रेस का, वो तो एकदम बिगड़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा, जो जैसा चलते आ रहा पीढ़ियों से वही चलता आएगा। लेकिन कोई अगर दूसरे जगह जाके शादी कर लेता है, तब हो सकता है उसमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन नहीं होता है बेटा। पॉलन वेस्टेज, इसमें पॉलन वेस्टेज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन भी ज़्यादा हो जाता है, सॉरी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बेटा आपका ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। जरूरी नहीं ना है कि हवा उड़ा करके वहीं ले जाएगा उसको। तो पॉलन ग्रेन का वेस्टेज इसमें ज़्यादा होता है क्रॉस में, और इसमें क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, ये हो गया हमारे, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। मेंटेन द टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ईच। अच्छा, दो कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों को देखना है बेटा इसका। तो दो कंट्रीब्यूशन में देखिए, पहला सेल्फ पॉलिनेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये मेंटेन रखता है प्योरिटी ऑफ रेस को। प्योरिटी ऑफ रेस का मतलब कि जो शुरू से चलते आ रहा है बेटा वही चलते आएगा, कोई नया वेरिएशन यहाँ पे नहीं आएगा, प्योर रहेगा चीज़ें। और ये क्या करेगा, सीड फॉर्मेशन को एंश्योर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका पॉलिनेशन रुक जाए, होना ही होना है, और फर्टिलाइजेशन होना ही होना है। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का भी फॉर्मेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है बेटा कि आपको यहाँ पे कुछ नए जेनेटिक्स देखने को मिलेंगे, नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? और याद कीजिएगा, मेंडल भी इसी चीज़ को यूज़ किया था, राइट। और यहाँ पे क्या होता है आपका हाइब्रिड विगोर। और हाइब्रिड विगोर का क्या मतलब होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाइब्रिड विगोर का क्या होता है मतलब, ये आपका होमवर्क है, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलिए, तो हाइब्रिड विगोर के बारे में आपको बताना है। और ये हेल्दियर और मोर विग्रस ऑफ स्प्रिंग को बेटा लाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसके ऑफ स्प्रिंग। चलिए, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। परिभाषा क्या है, परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होती है बेटा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। पर परागन में क्या होगा, पर परागन का स्थानांतरण एक पौधे के पुष्प के उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहता है बेटा, पर परागन कहलाता है। अभी क्या है आपका, देखिए परागन कारक क्या है, किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है इसको, इसमें बाहरी कारक की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट आदि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आनुवांशिक विविधता क्या है, ना के बराबर होती है बेटा, बहुत ही कम।
और इसमें क्या होती है, अधिक होती है, बता चुके हैं। वंश की शुद्धता बनी रहती है, यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। परागकणों की क्षति बहुत कम होती है, यहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलिए आते हैं यहाँ पे, इसका योगदान क्या है। वंश की शुद्धता को बनाए रखता है बेटा, क्योंकि माता और पिता का गुण क्या होता है, सुरक्षित रहता है, कोई इसको बिगाड़ने वाला नहीं होता, ठीक है। परागण कारकों के अभाव में भी बीज निर्माण सुनिश्चित करता है। क्लियर है? उसके बाद आपका बीज तो बनेगा बेटा, बता चुके हैं। और पर परागण का योगदान क्या है, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, जिससे पौधों की अनुकूल क्षमता बढ़ती है और संकरण शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे संतति अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए यहाँ देख लेंगे अच्छे से आंसर को एक बार आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, ब्रीफली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, छूट गया, ब्रीफली डिस्क्राइब होगा, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा, कृत्रिम संकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार जब आप किसी के जीन को या डीएनए को चेंज करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को बना रहे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कह रहे होते हैं, जब ये पौधे में होता है या एनिमल में भी होता है। देखिए जैसे अगर हम बोले एक फील्ड है, देखेंगे ध्यान से, एक फील्ड है, अरे फील्ड आओ, हाँ ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। इस फील्ड में भी गेहूं हो रहा है, ठीक है, इस फील्ड में भी गेहूं हो रहा है। इस फील्ड का गेहूं जो है ना, इसका साइज जो है, इसका जो साइज है वो काफ़ी लार्ज है, बड़ा है, लेकिन जो उत्पाद है, उत्पाद का मतलब समझते हैं, यील्ड जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। जबकि इस फील्ड में क्या है, उत्पाद जो है बेटा, उत्पाद जो है अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक बात है, यील्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन साइज जो है ना, साइज जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्या है बेटा, छोटा है, स्मॉल है। आप इंसान हैं, आप चाहेंगे, क्या चाहिएगा आप बताइए, अभी हम बताएं आपको क्या चाहते हैं आप। मैम हम पढ़े भी नहीं और हमको मार्क्स भी आ जाए, यही वाला केस है यहाँ पे, पढ़ना भी नहीं है और मार्क्स भी लाना है, मेहनत भी नहीं करना है, मार्क्स भी लाना है, समझ रहे हो, बैठे रहेंगे, जॉब भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, सब चीज़ मिल जाए, तो वैसा इंसान चाहता जरूर है अपने लिए, लेकिन होता नहीं बेटा। लेकिन प्लांट के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा बीज को उत्पन्न करेंगे, एक ऐसा बीज को लेंगे, उत्पन्न चाहते हैं, है ना, ऐसा चाहते हैं जिसका उत्पाद अच्छा हो और बीज का साइज क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। यानी कि दोनों फील्ड से हमको कैरेक्टर दोनों का ही चाहिए। क्या करेंगे, तो आराम से इन दोनों को मिला करके कोई ऐसा सीड को बनाएंगे जो कि उत्पादन भी अच्छा देगा और सीड यानी कि ग्रेन का जो साइज होगा, बीज का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वही गेहूं तो बिकेगा ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसमें, दो प्रोसेस होता है, पहला होता है इमेस्क्यूलेशन, विपुंसन। देखिए इमेस्क्यूलेशन में क्या होता है, जैसे ये फ्लावर हुआ, ये फ्लावर हुआ और ये एक फ्लावर हुआ, अलग अलग प्लांट का है, या सेम प्लांट का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, हम चाहते हैं कि चलिए इस वाले को इस कलर से बनाते हैं, ठीक है, पिंक कलर से। हम चाहते हैं कि इस वाले से, पिंक वाले से, हम सिर्फ और सिर्फ इस रेड वाले का परागकण को ही हम लेकर के आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर ये बनेगा क्या, ठीक बात है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल क्योंकि है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा बताइए जल्दी से, इसको यहाँ से हटाना होगा। क्यों हटाना होगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसलिए हटाना होगा क्योंकि अगर ये रहेगा, अगर इसका ये परागकण रहेगा तो ये तो अपना परागकण यहाँ पे दे देगा ना, तब तो ये अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध तो हमको करना नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ से हटा देंगे और ये वाला जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला जो पॉलन ग्रेन है उसको यहाँ पे ला करके रख देंगे, ठीक है। अब ला करके रख तो दिए, सही बात है, लेकिन क्या आप उसको खुले में छोड़ देंगे, खुले में छोड़ देंगे तो कोई दूसरा परागकण फिर आकर के इसके वर्तिकाग्र को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा ना, दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे आकर के बैठ जाएगा, तो फिर तो विशुद्धि हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगा। क्या करते बेटा, इसको पॉलीथीन बैग में बांध देते हैं, पॉलीथीन बैग में बांध दिए ना, तो क्या होगा, दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा और जो हमको प्रोडक्ट चाहिए था वही प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, समझे। इच्छा के अनुसार शादी, लव मैरिज कर रहा है सब, देख रहे हैं। चलिए आइए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज मेंशन इन विच
is a method, sorry, is the method in which the pollination is done by the humans. किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तो हमारे द्वारा ही ना किया जा रहा है, humans. Produce in the new plant with the desired qualities. हमारा क्वालिटीज होना चाहिए, मतलब हम जिस क्वालिटी को चाहेंगे बस वही जाएगा। जैसे कि हाई येल्ड होना चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंस मतलब बीमारी नहीं होना चाहिए, बेटर क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। इन दिस प्रोसेस 2 डिफरेंट प्लांट्स आर सेलेक्टेड एज अ पेरेंट। 2 डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे बेटा एज अ पेरेंट के तौर पे। क्लियर बात है। अभी देखिए एक चीज, इमैस्कुलेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो इमैस्कुलेशन किस में हो सकता है? इमैस्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा बेटा? बाइसेक्सुअल में ही ना होगा। यूनिसेक्सुअल में क्या ही जरूरत है हमको? ये रहा और ये रहा, तो इन दोनों में हमको क्या ही जरूरत है? यहाँ पे इसको हटा करके हम कर भी क्या लेंगे? कुछ नहीं, यहाँ से हटाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ का पॉलन यहाँ ला करके बस यहाँ पे बैगिंग का काम होगा। यानी कि यूनिसेक्सुअल में बैगिंग का काम होता है, इमैस्कुलेशन का काम नहीं होता है। ठीक बात है। अब एक चीज बताएं आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम वालों को चीजें समझ में आएगी। मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़े थे बेटा? मैस्कुलिन और फेमिनिन, हाँ फेमिनिन, उसमें आप पढ़े होंगे कि मेल और फीमेल को लेकर के बात होता है, राइट। तो यहाँ पे इमैस्कुलिन मतलब मेल को यहाँ पे हटाया जाता है, 2 स्टेप में इन्वॉल्व है। द एंथर आर रिमूव फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द फीमेल प्लांट एंड टू स्टॉप द सेल्फ पॉलिनेशन। और ये किस में होगा? ज़्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किस में होगा बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक बात है। उसके बाद द फ्लावर इज कवर्ड विद द, जब इसको देखिए सीधा सीधी इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जब आप इस एंथर को कट कर दे रहे हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इमैस्कुलेशन कहते हैं। बैगिंग क्या कहते हैं? जब इसके पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर आप करवाएंगे इसके स्टिग्मा पे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? बैगिंग कहेंगे। द फ्लावर इज कवर्ड विद द बैग टू प्रिवेंट द अनवांटेड पॉलन फ्रॉम द एंट्री। ठीक बात है। डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल लोग करता है ताकि अनवांटेड लोग हमारे शादी में ना आ पाए, समझ रहे हैं? यही वाला कहानी है यहाँ पे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द इम्प्रूव्ड क्रॉप्स बढ़ाने में हमारा काम करता है। बेटर वेराइटीज मिलता है बेटा हमें, और येल्ड और रेसिस्टेंस से हमें क्या मिलता है? मतलब डिजीज वगैरह से हमें क्या मिलता है? निजात मिलता है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्या आ रहा है। नेक्स्ट है आपका हिंदी में, कृत्रिम संकरण वह विधि है जिसमें मनुष्य द्वारा जानबूझकर परागण कराया जाता है ताकि इच्छित गुणों वाला नया पौधा प्राप्त किया जा सके, जैसे अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे। ठीक है। इस प्रक्रिया में 2 विभिन्न पादपों को हम लोग माता पिता के रूप में चुना जाता है। इसकी मुख्य अवस्थाएं इस प्रकार है, जैसे उन्मर्दन भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, या विभोंसन भी कहते हैं। इमैस्कुलेशन, मादा पौधे के पुष्प में से पुंग केसर को हटा दिया जाता है ताकि स्वपरागण ना हो सके। ठीक है। और थैलीकरण में, बैगिंग में क्या होता है? पुष्प को कागज या फिर पॉलिथीन की थैली से ढक दिया जाता है जिससे अवांछित परागकण वहां पे ना पहुंच पाए। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला थोड़ा दिमाग आप लोग सभी का खराब हो जाता है बच्चों का, लेकिन दिमाग यहाँ पे खराब नहीं करना है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? हम लोग को डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट इम्ब्रियो को देखना है और डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट को देखना है। डायग्राम बोलेगा यहाँ पे बनाने के लिए। चलिए देखते हैं फटाफट से। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे आपको, ये तो मोनोकॉट वाला हो गया। चलिए ये डाइकॉट वाला है। ठीक है, ये डाइकॉट वाला है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये क्या था आपका? जायगोट, युग्मनज था। ठीक है, युग्मनज था। युग्मनज के अंदर क्या हुआ बेटा? विभाजन हुआ। विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिका बना। 2 कोशिका में से इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हॉस्टोरियल सेल होता है, ये सब होता है, तो उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है। बेसल सेल होता है, हॉस्टोरियल सेल होता है। तो ये बेसल सेल क्या करेगा बेटा? आगे की ओर ये फुला हुआ रह जाता है, ये फर्दर डिवीजन करेगा। ठीक है। सस्पेंसर सेल इसको कहते हैं हम लोग। ठीक बात है, सस्पेंसर सेल है। और नीचे वाला जो कोशिका होगा ये थोड़ा सा ग्लोब्यूल यानी कि फुल जाएगा, ग्लोब जैसा। ठीक बात है, ये इम्ब्रियो बना रहा है। यहाँ तक जो कहानी है ना, ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में चल रहा है। ठीक है। ये कब का कहानी है? जायगोट बनने के बाद, युग्मनज बनने के बाद का कहानी है। यहाँ तक यानी कि ग्लोबुलर इम्ब्रियो तक जो होता है ना बेटा, मोनोकोट और डाइकोट यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यहाँ तक ये दोनों चलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से खेला बदल जाता है। अगर ये सिंपल एक में ही डेवलप कर गया तो वो एक बीजपत्री हो गया, लेकिन अगर ये आपके दिल जैसा हो गया, देखिए आप लोग का दिल तो ऐसा ही होता है ना,
केमिस्ट्री वाले सर पता है ना, दिल, वो वाला दिल, ये देखिए यहाँ पे वही वाला दिल बनाया है। तो अगर ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो आ गया बेटा, समझ जाइएगा कि ये रहा एक कॉटिलीडन, ये रहा दूसरा कॉटिलीडन, ये 2 कॉटिलीडन में डिवाइड होने वाला है और ये सस्पेंसर है, ठीक है। आगे जाकर के आप देखिए यही वाला चीज क्या हो गया, सस्पेंसर में ये बदल गया, है ना, डाइकॉट। तो ये रहा आपका कॉटिलीडन 2 गो, इसके ऊपर वाला हाइपोकोटाइल वाला ये क्या हो जाता है आपका रेडिकल, जो कि रूट को बनाएगा, रूट यानी कि जड़ को बनाएगा, ठीक है। प्लूम्यूल जो होता है वो सूट को बनाता है, यानी कि मूल को बनाएगा ये, ठीक है, जड़ और मूल को बनाएगा, ये मैच्योर। अब यही वाला सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ डाइकॉट में दिया हुआ है, देखिए प्लूम्यूल है जिसको प्राकृत कहते हैं हम लोग, कॉटिलीडन है, बीजपत्र कहते हैं, हाइपोकोटिलीडन है जिसको हम लोग बीजपत्र आधार कहते हैं, रेडिकल है जिसको हम लोग क्या होते हैं मूलांकुर कहते हैं, और रूट कैप यानी कि मूल गोप। इस रूट कैप का काम क्या होता है, इस वाले को प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है, ठीक बात है। तो ये डेवलपमेंट हुआ था बेटा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ बस डाइकॉट के लिए आ जाता है, बीजपत्री के लिए आ जाता है, और ये जो है ना ये दोनों के लिए कॉमन है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के लिए, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं जरा, चलिए क्या है यहाँ पे, मोनोकॉट एम्ब्रियो, पहले हम लोग मोनोकॉट का देखते हैं, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज कॉमनली सीन इन प्लांट लाइक मेज, व्हीट एंड राइस। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बेटा ये आपको, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मकई में देखने को मिलता है, व्हीट में देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट है राइस, जाइगोट फॉर्मेशन एंड डिविजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन, अभी जस्ट बताया माइटोटिक डिवीजन करेगा और प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। प्रो एम्ब्रियो याद है ना, ये जो ऐसे करके 2 तरीके का बना हुआ था, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू 2 मेन पार्ट्स। पहला हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा क्या हो गया सिंगल कॉटिलीडन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केचुलम कहते हैं, क्या बोलते हैं स्केचुलम कहते हैं। अभी डायग्राम में हम लोग देख लेंगे इसको। स्केचुलम क्या होता है बेटा, ये लार्ज एंड शिल्ड बॉडी शेप्ड होता है, शिल्ड मतलब समझते हैं कवच के जैसा बॉडी होता है। इट लाइज बिटवीन द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द एंडोस्पर्म, ठीक है। इट लाई बिटवीन द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द एंडोस्पर्म, देखेंगे कि कहाँ पे है ये चीज, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। क्या काम होता है इसका, एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करना और किसको देना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्लियर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, आएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस स्ट्रक्चर, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द 2 एंड्स, 2 एंड्स होता है बेटा क्या क्या, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से आपका कौन होगा, सूट बनेगा, जो कि आपका किससे प्रोटेक्टेड रहता है, एक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग कॉलिप्टाइल कहते हैं, क्या बोलते हैं कॉलिप्टाइल। और रेडिकल जो होता है बेटा वो रूट को बनाता है, जो कि एक प्रोटेक्टेड रहता है किससे, कोलोराइजा से। हम लोग का इसमें डाइकॉट में अभी जस्ट हम लोग देख करके आए, रूट कैप था वहाँ पे, है ना बेटा। तो चलिए ये था हमारा थोड़ा मोनोकॉट का ये डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, देखिए मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 1 कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन होता है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केचुलम कहते हैं, स्केटुलम कहते हैं, ठीक है। प्लूम्यूल होता है इनके पास, रेडिकल होता है, कोलिप्टाइल होता है और कोलोराइजा होता है। कोलोराइजा किसको प्रोटेक्ट करता है, जल्दी से बताएंगे, रूट की सूट को, जल्दी बोलेंगे, गुड, किसको करेगा, रूट को, और कोलिप्टाइल किसको करेगा, शूट को, ठीक बात है। विच टुगेदर हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मिनेशन। अब देखिए ये रहा स्केचुलम, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिल्ड जैसा है, कवच जैसा होता है ना, कवच अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है, जिसको बीज पत्र कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला जो, रुकिए, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है ये आ गया आपका कॉलिप्टाइल, ठीक है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉलिप्टाइल, जिसको हम लोग प्राकृत चोल कहते हैं, ठीक है। जो किसको प्रोटेक्ट करता है बेटा, सूट वाले को करता है, सूट एपेक्स देखिए लिखा है ना, मूल को हम लोग को करता है, ये वाला। यहाँ से आपका जितने भी तरीके का पत्ती फूल ये सब यहाँ से निकल रहा होता है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, अधिकोरक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका रेडिकल। रेडिकल जो होता है वहां से क्या निकलता है, रूट निकलता है, ये देखिए ये रहा रेडिकल। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप यहाँ पे मौजूद है, और वही रूट कैप के जस्ट नीचे क्या होता है आपका कोलोराइजा होता है, जिसको हम लोग मूलांकुर चोल भी कहते हैं, क्लियर है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में क्या आपका लिखा हुआ है, एक बीजपत्री का विकास। देखिए एक बीजपत्री जैसे कि कहाँ कहाँ पे, मक्का में, गेहूं में, धान में मिलता है बेटा। में भ्रूण का विकास निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से प्रारंभ होता है। पहला चीज क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है। निषेचन के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होकर के पूर्व भ्रूण यानी कि प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। पूर्व भ्रूण का
विभेदन। पूर्व भ्रूण आगे जाकर के बेटा क्या बनाता है, दो मुख्य भागों में विभेदित होता है। पहला आपका भ्रूण अक्ष जिसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं हम लोग, और दूसरा है आपका है एकमात्र बीजपत्र जिसे हम लोग स्केचुलम कहते हैं। ठीक है, स्केचुलम जो होता है वो बीजपत्र हिंदी में कहते हैं बेटा इसको। स्केचुलम बड़ा एवं ढाल आकार का होता है। यह एंडोस्पर्म और भ्रूण अक्ष की बीज स्थित के बीच क्या होता है, स्थित होता है बेटा। और ये क्या करता है, एंडोस्पर्म से भोजन को अवशोषित करके विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक बात है। उसके बाद चौथा आपका क्या है, भ्रूण अक्ष के भाग। भ्रूण अक्ष के दो सिरे होते हैं आपका। पहला हम बता चुके हैं, ऊपरी सिरा जिसको हम प्लूम्यूल कह रहे हैं, और निचला सिरा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिकल कह रहे हैं, प्राकुर कह रहे हैं इसको, जो आगे चल करके किसको बनाता है, तना या प्रारोह को बनाता है, जो कि हमारा कॉलियोप्टाइल द्वारा सुरक्षित किया जाता है। और जो निचला सिरा होता है बेटा, जो रेडिकल यानी कि जड़ को जो बनाता है, वो चल करके आगे जाके क्या बनाता है, मूल बनाता है, जो जाकर के कॉलियोराइजा द्वारा सुरक्षित रहता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें मेन जो टर्म्स है ना, आपसे क्या सुनना चाहेगा एग्जामिनर, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा। ठीक है, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखेंगे परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण जो होता है, भ्रूण विकसित एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉलियोप्टाइल तथा कॉलियोराइजा उपस्थित होते हैं, जो अंकुरन के समय संरक्षण एवं पोषण में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर के संरचना ये वाला आपको बना देना है। परिपक्व बीजपत्री भ्रूण क्या है, भ्रूण विकसित एक बीजपत्र भ्रूण में एक बीजपत्र क्या क्या होता है मौजूद, देखिए एक आपका स्केचुलम हो जाएगा जिसको बीजपत्र कह रहे हैं, प्लूम्यूल हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा, कॉलियोराइजा, कॉलेप्टाइल हो जाएगा, उपस्थित होता है, जो कि अंकुरन के समय संरक्षण एवं पोषण का सहायक होता है। ये वाला डायग्राम यहाँ बना दीजिएगा, क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये वापस से रिपीट हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सस्पेंसर, नहीं बेटा यहाँ जो है ना थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, यहाँ मोनोकॉट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मोनोकॉट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, डाइकॉट होगा। डाइकॉट में देखिए क्या था, डाइकॉट में हम लोग जस्ट पढ़े थे ना, ये ऐसे था, इधर बन रहा था, ये सस्पेंसर बनेगा आगे जाकर के, वही सब है। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो बिगिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का जस्ट बाद होता है, जब जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होगा बेटा, अपने आप को डेवलप करेगा। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज कॉमनली सीन इन प्लांट्स लाइक, कौन कौन से, मटर के पौधे में, बीन्स में और मस्टर्ड में। जायगोट डिवीजन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो होता है माइटोटिक डिवीजन करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, प्रो एम्ब्रियो का, दो वाला याद कीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड द एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा बेटा, लगभग यहाँ से 8 से 10 सस्पेंसर सेल बनता है। ठीक है, कितना, 8 से 10 सस्पेंसर सेल बनता है, ध्यान में आपको रखना है। हम लोग का जो डायग्राम था अभी बताएंगे, डायग्राम में हम लोग को कितना सस्पेंसर सेल मिला था, देखने को बता सकते हैं इसमें कितना सस्पेंसर था, आई थिंक 6 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ठीक है बेटा 8 है इसमें। ठीक है, आपका डायग्राम में कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है सस्पेंसर सेल, ध्यान में रखना है। तो 8 से 10 सस्पेंसर सेल होता है, ध्यान में आपको रखना है बस। ठीक है, सस्पेंसर सेल एंड द एम्ब्रियो प्रॉपर। द प्रो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू द 2 पार्ट्स। प्रो एम्ब्रियो किसमें डिफरेंशिएट होगा, 2 पार्ट में, उधर एम्ब्रियोनल एक्सिस में हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंसर में और एम्ब्रियो प्रॉपर में, विच पुशेस द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म एंड हेल्प इन द न्यूट्रिशन। सस्पेंसर देखिए क्या कर रहा है, नीचे लटका रहा है कि जाओ भाई जाओ, तुम जाओ, किसको, एम्ब्रियो को, जाओ जाकर के पोषण लेके आओ। ठीक है, और एम्ब्रियो प्रॉपर क्या कर रहा है, विच डेवलप द मेन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रॉपर क्या कर रहा है बेटा, आपका एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हार्ट शेप स्टेज में जैसे ही आ जाता है, इसका मतलब हम बताए थे ना, यहीं से आपका दिल जो है धड़कना स्टार्ट किया 2 भागों में। द एम्ब्रियो प्रॉपर पासेस थ्रू द ग्लोबुलर, ग्लोबुलर देखे थे गोल वाला, हार्ट शेप में जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, टॉर्पीडो स्टेज, लास्ट वाला था टॉर्पीडो स्टेज वाला। ठीक है, हार्ट शेप स्टेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकोटिलिडन। ठीक बात है, जहां हार्ट शेप आएगा बेटा समझ जाइएगा 2 डाइकोटिलिडन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, 2 कोटिलिडन्स का। बादाम खाए हैं जी, बादाम, बादाम को देखें 2 भाग में तोड़ देते, चना घुगनी वाला 2 भाग में तोड़ देते, वही तो कोटिलिडन है, एक गोल, समझे कि नहीं, वही वाला बोल रहे हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप बिटवीन द 2 कोटिलिडन्स एंड हैज द 2 एंड्स, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है रूट सिस्टम बनाता है, रेडिकल जो होता है रूट सिस्टम बनाता है। बेटा सुनिए, ध्यान से याद रख लीजिएगा, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट सिस्टम, क्लियर है। प्लूम्यूल को आपको अपना सूट सिस्टम से याद करना है। मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो क्या होगा, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलिडन्स, प्लूम्यूल और रेडिकल। कोटिलिडन स्टोर द फूड एंड नरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ध्यान रखिएगा, कोटिलिडन का हमेशा क्या काम होता है,
क्या काम होता है? इम्ब्रियो को नरिशमेंट करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम होता है। चलिए डायग्राम आपके सामने है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारा हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ देखिए हार्ट का शेप आया, यहीं से आपका खेला क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों, सॉरी हिंदी वाले बच्चों के लिए। एक बीजपत्री नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द्विबीजपत्री हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा द्विबीजपत्री, ठीक है। तो देखिए द्विबीजपत्री पौधों जैसे कि मटर, सेम और सरसों में भ्रूण का विकास निषेचन के पश्चात बने युग्मनज के से प्रारंभ होता है। युग्मनज का विभाजन होता है बेटा, निषेचन के बाद युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और पूर्ण भ्रूण का निर्माण करता है। बताए ही थे ना बेटा आपका, वहां तक तो काम सेम ही चलना है आपका। सस्पेंसर एवं भ्रूण का निर्माण, पूर्व भ्रूण दो भागों में विभेदित होते हैं। एक आपका क्या हो गया, सस्पेंसर जो भ्रूण को भ्रूणपोष में ढकेलता है तथा पोषण में सहायता करता है, और दूसरा होता है भ्रूण उचित, यानी कि जिसको हम लोग एम्ब्रियो प्रॉपर कहते हैं, जो भ्रूण का निर्माण करेगा बेटा, ठीक है। भ्रूण के विभिन्न चरण, भ्रूण उचित क्रमशः गोलाकार होते हैं पहले, उसके बाद हृदयाकार होते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपका, क्या होता है, टॉर्पेडो के शेप के आ जाते हैं, अवस्थाओं से होकर विकसित होता है। हृदयाकार अवस्था ही क्या होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण की विशेषता होती है, जिससे दो बीजपत्रियों का विकास स्पष्ट होता है। भ्रूण अक्ष का विभेदन, दोनों बीजपत्रों में के बीज भ्रूण अक्ष विकसित होता है, जिससे दो सिरे बनते हैं बेटा। एक बनता है प्लूम्यूल जो कि आपका तना होता है, और एक होता है रेडिकल जो कि आपका क्या होता है, मूल होता है। परिपक्व द्विबीज भ्रूण पूर्ण विकसित द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र यानी कि प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। बीजपत्र भोजन का संग्रह और अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है बेटा। बस यही चीज है, आपको बढ़िया से अच्छे से पढ़ के जाना है, और इससे ज़्यादा यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका ये डायग्राम है, डायग्राम अपना बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड हाउ इट इज हेल्प इन द फार्मर्स फॉर द एंड हाउ इट इज बेटर देन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का प्रजनन का ही क्रिया है। किसका क्रिया है, प्रजनन का ही क्रिया है, जो कि आपको बताता है कि भाई कैसे हम लोग जो है ना हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है इससे कैसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए आइए देखते हैं। एपोमिक्सिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट इन विच सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक स्पेशल टाइप का प्रजनन है, जहाँ पे सीड का यानी कि बीज का निर्माण होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोकार्पिक नहीं समझना है यहाँ पे बेटा, उसमें फ्रूट का निर्माण होता था। इन विच द प्रोसेस in this process embryo develop without a fusion of male and female gamete। मजे की बात क्या है, सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के, ठीक है, निषेचन नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट प्लांट से एकदम क्या होता है, सेम टू सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए देखते हैं कैसे। हाउ एपिमेक्सिस हेल्प द फार्मर। पहला तो आपका एपिमेक्सिस होता क्या है वो हम लोग समझ गए कि हम लोग इसमें किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। क्लियर है बेटा। और जो पेरेंट्स होते हैं, सॉरी जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ध्यान में रखना है आपको ये चीज़। और चलिए आगे आते हैं। फार्मर के लिए कैसे होता है बेटा कि सीड कैन बी रीयूज्ड। हाइब्रिडाइजेशन वाले में क्या चक्कर होता है ना कि अगर आप 1 साल बनाए हैं ना हाइब्रिडाइजेशन वाला सीड, आप नेक्स्ट ईयर में उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी वो खोने लगता है। लेकिन एपोमिक्सिस से जो सीड बनेगा ना बेटा वो लाइफ टाइम चलता रहता है, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए कॉस्ट लो पड़ जाता है वो। तो फार्मर्स कैन कलेक्ट एंड शो का मतलब बोना सीड फ्रॉम द एपोमेक्टिव प्लांट्स विदाउट द लॉस ऑफ द क्वालिटी लॉस नहीं होगा। फिक्स द डिजायरेबल ट्रेट, जो हमको इच्छा होगा हम लोग वही वाला कैरेक्टर को उठाएंगे और उसी से हम लोग ग्रो करवाएंगे, ठीक है। यूजफुल कैरेक्टर्स लाइक ये हाई यील्ड होना चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड, है ना, ये अपना प्रॉपर्टी को खोता नहीं है ऐसा सीड। लोअर कॉस्ट, फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा, लो कॉस्ट का हो जाता है, नीडी होता है जो कि इसको काम कर रहा होता है, ठीक है। फार्मर डू नॉट नीड टू बाय द न्यू सीड एवरी सीजन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा फिर, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन वाला जो सीड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। यूनिफॉर्म क्रॉप्स, ऑल द प्लांट शोज द सिमिलर ग्रोथ एंड यील्ड, ठीक है। जितने भी प्लांट है बेटा, जितने भी प्लांट इस सीड से बनेंगे ना सारे के सारे एक जैसे होंगे, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं।
वाई एपोमिक्सिस इज बेटर देन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी जस्ट हम लोग बात की है कि फार्मर्स को नए सीड्स हर साल खरीदने पड़ेंगे, लेकिन एपोमिक्सिस में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। हाइब्रिड विगॉर इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी हाइब्रिड प्रॉपर्टी आप लाए थे हाइब्रिड सीड में, वो नेक्स्ट जनरेशन में खो देता है, जबकि एपोमिक्सिस में ये ट्रेड्स परमानेंटली मेंटेन हो जाते हैं। एपोमिक्सिस प्रोड्यूस द स्टेबल एंड यूनिफॉर्म ऑफस्प्रिंग एंड अनलाइक हाइब्रिड्स। ठीक है बेटा, और कंक्लूजन हमारा क्या निकला? एपोमिक्सिस इज वेरी यूजफुल इन agriculture because it maintains the hybrid character without the repeated hybridization, making it economical and beneficial for the farmers. फार्मर को महंगा नहीं पड़ेगा बेटा, फार्मर इससे सुसाइड नहीं करेंगे, ये नहीं कि उसको मिल जा रहा हाइब्रिड सीड, हमको नहीं मिल पा रहा है, हम क्या करें, इस साल मेरे पास पैसा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एपोमेक्टिक प्लांट सीड्स को लाएं आप, उसको आप बोएं, उसको आप लगाएं, आराम से आपका खेती बाड़ी चलता रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं हिंदी मीडियम के लिए, जल्दी देखेंगे। एपोमिक्सिस यानी कि असंजनन भी इसको हम लोग कहते हैं, पौधों में होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रजनन क्रिया है जिसमें निषेचन के बिना बीज का निर्माण हो जाता है। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, फिर भी भ्रूण विकसित हो जाता है। एपोमिक्सिस में से उत्पन्न संतति मातृ पौधे के समान होती हैं। ठीक बेटा, एकदम पेरेंट्स के हूबहू होगा। एपोमिक्सिस किसानों के लिए कैसे लाभकारी है? बीजों का पूर्ण उपयोग। किसान एपोमिक्सिस पौधों से प्राप्त बीजों को दोबारा बो सकते हैं। उत्तम गुण स्थिर रहते हैं। अधिक उपज, रोग प्रतिरोधकता। ठीक है बेटा, जैसे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, ये नहीं कि खत्म हो गया फिर दोबारा लेना पड़ेगा सीड, ऐसा नहीं है। कम लागत लगता है, हर वर्ष आपको नए बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती है, आप वही बीज को यूज कर सकते हैं। और एक रूप फसल यानी कि सभी पौधे फसल समान वृद्धि एवं उपज देती हैं। संकरण में क्या होगा बेटा आपका? हाइब्रिडाइजेशन से एपोमिक्सिस क्यों बेहतर है? संकरण में में किसानों को हर वर्ष नए संकर बीज खरीदने पड़ते हैं, जबकि एपोमिक्सिस में ऐसा नहीं होता है। संकरण में संकर शक्ति अगली पीढ़ी तक समाप्त हो जाती है, जबकि एपोमिक्सिस में ये गुण बनाए रहते हैं, स्थायी रहते हैं। एपोमिक्सिस में स्थिर एवं समान संतति प्राप्त होती है। निष्कर्ष क्या निकला? एपोमिक्सिस कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह संकर के गुणों को बिना बार बार संकरण किए बनाए रखता है। ठीक है बेटा, जिससे यह किसानों के लिए किफायती और लाभकारी सिद्ध होते हैं। ये हो गया आपका एपोमिक्सिस का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक बात है। चलिए 10वां क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा बेटा लंबा जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे, सारा क्वेश्चंस कवर करना होगा ना, बस आप इतना कीजिए, आपको हम बता रहे हैं ना, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं जल्दी से। व्हाट आर द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को करवाने के लिए कौन कौन से विधियां आप अपनाएंगे? तो पहला, क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए प्लांट क्या होना चाहिए बेटा? बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी कि अगर एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों मौजूद होगा तो आराम से क्या होगा आपका? क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। होमोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? कि मैं देखिए बताते हैं ये रहा मेल और ये रहा फीमेल, दोनों ही अगर एक टाइम में मैच्योर किया, परिपक्व हुआ, तभी तो दोनों का शादी करवाएंगे ना एक दूसरे से। अब लड़की है 5 साल की भाई, है ना, और लड़का है भाई अपना 12 साल का, हो पाएगी शादी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों मैच्योर नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि होमोगैमी कौन से कंडीशन को होता है? जब मेल और फीमेल दोनों ही साथ में मैच्योर करते बेटा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। क्लिस्टोगैमी अभी जस्ट बताया था अनुन्मेल्य, पिछले बार क्वेश्चन में पूछे थे ना। फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो कभी खुलता ही नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी खुलता ही नहीं है, खिलता ही नहीं है, खिलता ही नहीं है ना, खिलता ही नहीं है, तो उसी को कहेंगे। जैसे फ्लावर डज नॉट ओपन एंड पॉलिनेशन अकर विद इन द क्लोज फ्लावर। एग्जांपल क्या हो गया आपका? वियोला और ऑक्सैलिस, याद रखिएगा, जरूरी है। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा, बेटा ऐसा नहीं कि एकदम दूर दूर है, स्टिग्मा ऐसे है और एंथर ऐसे करके है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा तब सेल्फ पॉलिनेशन आराम से होगा। क्लियर है? फायदा क्या है इसका? प्यूरिटी ऑफ रेस को बनाए रखता है, पीढ़ी में शुद्धता को बनाए रखता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए पहला यूनिसेक्सुअलिटी, क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअलिटी होना चाहिए, मतलब बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, एक में फीमेल तो दूसरे में क्या होना चाहिए? मेल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको ट्रांसफर करने के लिए चाहिए होगा। दूसरा होगा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है अगर मान लीजिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दोनों अगर साथ में मैच्योर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा?